दोस्तों स्वागत है अधिकारी जीएस में। तो हम लोग प्रैक्टिस नंबर सेट जो 3 है इसको हमने करा दिया था, मगर इसमें वीडियो जो है सही से वो उसका दिखाई दिखाई नहीं दे रहा था। इस वजह से दोबारा इसको कराना पड़ रहा है। ठीक है, उसका वीडियो जो है कहीं क्वेश्चन कटा कटा दिख रहा था, तो काफ़ी बच्चों ने कहा था कि दोबारा से वीडियो अपलोड कर दीजिए, तो फिर दोबारा ही बनाना पड़ेगा। इसको काफ़ी समय लगता है बनाने में, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसका हम लोग देखते हैं। इससे पहले का जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी अपलोड कर दिया, चौथा भी अपलोड कर दिया है, सारा आप जाकर देख सकते हैं उसमें प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। तो जलाशय दिया हुआ है, राज्य दिया हुआ है, और बताना है कि कितने सुमेलित नहीं है। तो नहीं है हमको बताना कितने सुमेलित नहीं है। तो घाट प्रभा तेलंगाना दिया है, तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, घाट प्रभा कर्नाटक में है। गांधी सागर जो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इंदिरा सागर भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मैथान जो है, मैथान झारखंड में है, ये भी छत्तीसगढ़ दिया है। मैथान जो है झारखंड में। ठीक, झारखंड है। तो कौन सा गलत, एक ही सिर्फ इसमें मैच कर रहा है, दूसरा वाला, बाकी 3 जो है 3 युग्म इसमें गलत है। तो इसका सी आंसर सही है कि 3 युग्म गलत हैं इसके। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है कौन सा क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो पहला क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है राज्य। तो पहला बघेलखंड, कटनाड़, सौराष्ट्र, राढ़। तो राढ़ जो है समझ लीजिए, राढ़ जो है पश्चिम बंगाल में है, 1 हो गया। सौराष्ट्र जो है गुजरात में, 4 हो गया। कट्टानाड़ जो है केरल में, 3 हो गया। बघेलखंड जो है मध्य प्रदेश में, 2 हो गया। तो 2 3 4 1 इसका सही है। 2 3 4 1 इसका ए वाला आंसर जो है ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा ये जो ज्योग्राफी का है और कौन सा पठार कहाँ पे, इस तरीके से जो क्षेत्र है उसको बताना है, और नाम क्या क्या कहाँ कहाँ मिलता है। तो थोड़ा सा शहरों का नाम और जगह का नाम इस तरह से याद रहेगा तो आप इसको लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो नहीं बताना है हमको। तो पीर पांजाल और लघु हिमालय दिया है। तो जो पीर पांजाल है लघु हिमालय का भाग है, बिल्कुल सही है। पोटवार जो है कुमायूं हिमालय। तो पोटवार जो श्रेणी है वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का पठार है ये। पोटवार पाकिस्तान का पठार है। ठीक है, पठार है ये पाकिस्तान का। ठीक, तो यही वाला गलत है, यही सही सुमेलित नहीं है, बी वाला। तो बी आंसर इसका सही होगा। केटू काराकोरम में है। करेवा जो है कश्मीर घाटी में है। तो करेवा किसके लिए फेमस है, तो सैफरॉन की खेती, या जिसको हम कहते हैं केसर की खेती के लिए। ये जो करेवा मिट्टी है, एक ये निक्षेप मिट्टी है। ठीक है, नदियों द्वारा, और एक झील था पहले, हमको लग रहा था कहीं कहीं हमने पढ़ा है कि यहाँ झील था, झील सूख गई, उसके बाद ये मिट्टी है वहाँ पे, और नदियों के निक्षेप से भी बना है ये। ठीक है, तो ए इसका डी आंसर जो है, डी आंसर इसका बी आंसर सत्य है। मगर जो करेवा है वो सैफरॉन और उसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पर्वत आता है, और उस पर्वत शिखर दिया हुआ, पर्वत शिखर और शिखर पर्वतमाला कौन किस में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो डोटा बेट्टा किसका है, नंदा देवी किसका है, अमरकंटक, गुरु शिखर। तो गुरु शिखर सब जानते हैं, अरावली का है, 3 हो गया। अमरकंटक में कौन सा किसका है, तो मैकाल है अमरकंटक, 4 हो गया। नंदा देवी तो हिमालय पर्वत श्रेणी है, नंदा देवी 2 हो गया। डोटा बेट्टा नीलगिरी का है, 1 हो गया। तो 1 2 4 3 इसका सही है। 1 2 4 3 इसका सी वाला जो आंसर है वो ठीक है। तो चौथे का सी आंसर ठीक है। पांचवा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है कि दिए गए कूट को सही उत्तर ज्ञात करना है। तो सूची 1 दिया, सूची 2 दिया है। तो उसमें दिया है दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, दक्कन ट्रैप दिया है, फिर पश्चिमी घाट है, अरावली है, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप है। तो कौन कब बना था यही बताना है कि किसका निर्माण कब हुआ था। ठीक है, तो दक्कन ट्रैप था वो क्रिटेशियस आदि नूतन में हुआ था। ठीक है, 3 हो गया, क्रिटेशियस आदि नूतन में। पश्चिमी घाट जब बना था तो उत्तर नूतन जैव था उस समय। ठीक है, उत्तर नूतन जैव था, 1 हो गया। अरावली जब बना था, सबसे पहले अरावली ही बना था, तो पूर्व कैम्ब्रियन काल में ही बना था। ठीक है, कैम्ब्रियन काल हो गया, 4 हो गया इसका। नर्मदा ताप्ती का जो जलोढ़ था वो अत्यंत नूतन काल में बना था, तो 5 हो गया इसका। तो 3 1 4 5 सही है। 3 1 4 5। अरावली किसमें है, पूर्व कैम्ब्रियन है, ये 2 हो गए यहाँ पे। 3 1 2 5 होगा इसका, 3 1 2 5 बी वाला जो आंसर है वो ठीक होगा। ये 2 वाला पूर्व कैम्ब्रियन है अरावली। ठीक है, अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो झेलम नदी बुलर झील से होकर बहती है, तो हाँ ठीक है। कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है, तो नहीं। गंडक नदी बिसर से कांवर झील का निर्माण हुआ, तो हाँ हुआ है। तो कितने इसमें सही सुमेलित हैं ये बताना है हमको। तो केवल 2 सही सुमेलित हैं, बी आंसर छठे का ठीक है। तो याद रखिएगा, झेलम नदी लद्दाख में स्थित जो बेरीनाग झील है वहाँ से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब में मिलने से पहले यह नदी बुलर झील में मिलती है और फिर आगे बहती है। तो ये बुलर झील में कृष्णा नदी जो झेलम है बुलर नदी से होकर बहती है, बात सही है। कृष्णा नदी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कोलेरू झील इससे कोई संपर्क नहीं है इसका, ठीक है, इसलिए गलत है। बाकी कांवर ताल जो है अभयारण्य बिहार में राज्य में स्थित
एक रामसर स्थल है जहाँ गंडक नदी के विपत के कारण बनी एक गोखुर झील है ये, ठीक है, गोखुर झील है ये, तीसरी गंडक जो विसर्प से कांवर झील बनी है। अगला क्वेश्चन है, यमुना की निम्नलिखित में से सहायक नदियां पश्चिम से पूर्व में लगाना है हमको। तो पश्चिम से पूर्व में लगाना है, याद रखिए, पहले पश्चिम से शुरू करेंगे ना, फिर पूर्व पूर्व में लगाएंगे, ठीक है। तो बेतवा है, केन है, सिंध है, चंबल है। तो कौन सबसे पहले है इसमें? तो सबसे पहले आप अगर देखते हैं आप, तो सबसे पहले आता है चंबल नदी, ठीक है, चंबल सबसे पहले है, ठीक है। फिर उसके बाद में आती है सिंध, तो छोटी सिंध नदी है, दूसरी है, वो वाली बड़ी वाली सिंध नहीं है, छोटी सिंध है एक, ये 3 हो गया। फिर है केन बेतवा, फिर बेतवा है, फिर केन है, ठीक है, बेतवा है, फिर केन है। तो बेतवा 1 हो गया, फिर केन 2 हो गया, तो 4 3 1 2 इसका है। ए आंसर ठीक है, ठीक है। तो ए वाला आंसर सही है इसका। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, इनके पूछता रहता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित नदियों को पूर्व से पश्चिम के क्रम लगाना है। तो पूर्व से पश्चिम लगाना है, तो सबसे लास्ट में कौन सी होगी, आपको क्या लगता है? सबसे लास्ट में जो नदी होगी इसमें, वो शारदा नदी होगी। तो हमको जाना है पूर्व से पश्चिम, तो हमको पश्चिम आना है पूरब से। तो सबसे पहले कहाँ, सिक्किम से निकलने वाली तीस्ता होगी, तो 2 हो जाएगा सबसे पहले, सबसे लास्ट में 4 होगा, ठीक है। इसके बीच में 2 4 किसमें, लास्ट में 2 और 4, इसका बी वाला आंसर ठीक है जाएगा। तो हम अंदाज से लगाएंगे तो बी आंसर सही होगा। अगर आपको याद नहीं है तो बी आंसर लगा सकते हैं आप, क्योंकि 2 और 4 लास्ट में मिल गया हमको, तो बाकी 1 3 कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो तीस्ता के बाद में गंडक आती है कि कोसी आती है, बताइए। तो तीस्ता के बाद में, तीस्ता के पहले जो है गंडक आती है, ठीक है। पूरब से अगर चलते हैं हम लोग, तो सबसे पहले आएगी तीस्ता नदी, फिर आएगी, तीस्ता के बाद आती है कोसी नदी आएगी, ठीक है। तो एक आएगी, फिर आएगी गंडक नदी, फिर आएगा शारदा नदी। तो बी आंसर सत्य है इसका, कि यही सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अपवाह प्रतिरूप है और नदियां हैं, बताना है, सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। तो अनुवर्ती नदी है, तो अनुवर्ती नदी क्या होती है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अनुवर्ती नदी उद्गम से ढाल का अनुसरण करते हुए बहती है। तो जो अपने उद्गम स्थान से जिधर ढाल होता है उसकी तरफ ही बहने लगती है, तो अनुवर्ती नदी कहलाती है, ठीक है। जैसे पश्चिम जो प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ जो हैं, वो जो है अनुवर्ती नदी। तो अनुवर्ती का कौन सा हो गया? 4 आंसर हो गया, क्योंकि शरावती और पेरियार जो है वहीं की नदियाँ हैं। अगला है, परवर्ती नदियाँ क्या होती हैं? तो परवर्ती नदियाँ क्या होती हैं कि यह जो है, यह एक सहायक नदी होती हैं, जो मुख्य अपवाह प्रतिरूप, नदी के नदी मुख्य पर जो होता है, मुख्य अपवाह प्रतिरूप जो अनुवर्ती नदियाँ होती हैं, उसी तरह का प्रवाह उनका भी अपवाह प्रतिरूप होता है। स्थापित होने के बाद ये अंतर्निहित चट्टानों के साथ हेडवर्ड अपरदन से बनती हैं तथा अपनी मुख्य नदी के समानांतर ये बहती हैं। तो जो जिनकी सहायक नदियाँ होती हैं, उनके पहले समानांतर बहेंगी। जैसे मान लीजिए कुछ ये नदी मेन है, तो ये नदी क्या करते हैं कि इनके पहले जाएंगी, फिर इसके समानांतर बहने लगेंगे, ठीक है। फिर जब ये मिलेंगी इस नदी से ना, तो समकोण पे मिलती हैं, ये तो समकोण पे मिलती हैं ये, ठीक है। उनके समानांतर, मुख्य नदी के समानांतर बहती है तथा मुख्य नदी के से समकोण पर मिलती हैं, बाद में आगे चल के समकोण पर मिल जाती है उसको, तो परावर्ती नदियाँ कहलाती हैं, ठीक है। उससे पहले पूर्ववर्ती नदी क्या होती है? तो ये नदी वैसी नदियाँ हैं जो कि किसी भी क्षेत्र में उसके उत्थान से पहले से बहती हैं, पर्वत निर्माण से पहले से बहती आती हैं, मगर जब पर्वत बनता है तो उसको काट के फिर अपनी ही उसी दिशा में बहती रहती हैं, उनको हम कहते हैं पूर्ववर्ती नदी, ठीक है। तो वो पूर्ववर्ती नदी में आती है, जैसे कि सिंध नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ पहले से बहती थी, और जब हिमालय बढ़ा तो उसको काट के बड़ा बड़ा गार्ज बनाई हैं, और उसी के फिर से उसी रास्ते से बहती चली जाती है, तो पूर्ववर्ती नदियाँ कहलाती हैं, ठीक है। अनुवर्ती नदी जो पहली वाली नदी, जो चौथा जिसका आंसर है, वो अनुवर्ती नदी को ये भी कह सकते हैं कि उद्गम से ढाल का अनुसरण करती है। तो ये मान लीजिए कि कहीं नॉर्मल तरीके से बह रही हैं, फिर वहाँ पे उत्थान हो गया, पर्वत बना, तो जब अवरोध आ जाता है और ढाल इनका बदल जाता है, तो ये अपना रास्ता बदल लेती हैं, जिधर ढाल होता है उधर ही बहने लगती हैं, ठीक है। तो ये भी इनका कह सकते हैं अनुवर्ती नदियों का, ठीक है। अध्यारोपित नदियाँ क्या होती हैं? तो अध्यारोपित नदियाँ क्या होती हैं? तो वे नदी होती हैं, अध्यारोपित नदी वे नदियाँ होती हैं जो किसी क्षेत्र में मुख्य ढाल के विपरीत दिशा में बहती हैं। तो मुख्य ढाल जो होता है उसके विपरीत दिशा में बहती हैं, उनको अध्यारोपित नदियाँ कहते हैं। अब ये पुरानी और अधिक सख्त भू वैज्ञानिक जो संरचना होती है, पर जमी हुई नसों या जो नवीन कोमल मिट्टी होती है के माध्यम से कट जाती हैं और अपने रास्ते पर बनी रहती हैं। भले ही आसपास भू वैज्ञानिक संरचना बदल गई हो, मगर ये अपनी उसी रास्ते पर बनी रहती हैं, ठीक है। तो अध्यारोपित नदियों के और कहा जाता है कि जब कोई नदी किसी नई मुलायम चट्टानों के ऊपर बहती है, तो वो नीचे की कठोर चट्टानों के ढाल का अनुसरण नहीं करती, बल्कि अपरदन की नरम चट्टानों के ढाल को काटते हुए बहती है, ठीक है। इसका उदाहरण में दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, चंबल नदी, ठीक है, ये सब अध्यारोपित नदियां हैं, इनको याद रखिएगा।
ठीक। तो स्वर्ण रेखा है, सोन है, ये सब ये जो है अध्यारोपित नदियां जो सुपर सुप्रीम पोज्ड नदी है ये लोग, ठीक है। तो ये बात हो गया। तो चार हो जाएगा पहले का। अनुवर्ती नदी में सारावती और पेरियार नदी हैं। परवर्ती नदी में कौन नदियां आती हैं, तो इसमें चंबल और बेतवा आती हैं, ठीक है। चंबल और बेतवा ये समकोट पे मिलती हैं यमुना से, ठीक है। तीन हो गया। पूर्ववर्ती नदियां में क्या आती हैं, तो पूर्ववर्ती नदियां में सिंध और ब्रह्मपुत्र आती हैं, क्योंकि ये पहले से ही बहती हैं। जब पहाड़ खड़ा होता है तो उसको काट के फिर अपने उसी दिशा में बहती हैं, उसी उसी रूट पे बहती हैं। तो एक हो गया इसका सिंधु और ब्रह्मपुत्र। अध्यारोपित नदियां तो स्वर्ण स्वर्ण रेखा और सोन नदियां तो दो हो गया। तो 4 3 1 2 सही है, 4 3 1 2 इसका बी वाला जो आंसर है वो सही है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताना है। सही बताना है हमको। तो पहला कि उत्तर से दक्षिण भारत की तरफ दर्ज तापमान घटता है। तो उत्तर से दक्षिण जब जाते हैं तो दर्ज तापमान बढ़ता है, कम नहीं होता। क्योंकि जब नीचे जाते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है, हम विषुवत रेखा के पास जाने लगते हैं। तो विषुवत रेखा की तरफ जाएंगे तो उसे जो है तापमान बढ़ता है। तो पहला गलत हो गया, घटता नहीं है, बढ़ता है, ठीक है। उत्तरी उत्तरी भारत के मैदान में वर्षा जो होती, ठीक है। तो इसमें दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है इसमें, ठीक है। बी आंसर सही है। तो उत्तरी भाग के मैदान में वर्षा पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ती है। तो हाँ, ये बात ठीक है। पूर्व जो पश्चिम से जाते हैं, जब हम पश्चिम से जाएंगे, जैसे पश्चिमी यूपी से जाएंगे, जैसे 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 पूर्व की तरफ जाएंगे बारिश अधिक होती जाती है। देखे होंगे आप, पश्चिमी यूपी थोड़ा वो है, शुष्क वाला क्षेत्र है, अर्ध शुष्क क्षेत्र है पश्चिमी यूपी। मथुरा उथुरा आगरा वगैरह जाएंगे तो बहुत कम बारिश होती है उधर। जैसे जैसे आप बिहार उत्तर प्रदेश यूपी गाजीपुर बलिया देवरिया इधर जाएंगे आप, तो क्या होगा, इधर इधर बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। ठीक। अगला है कि 14 नंबर क्वेश्चन है कि कथन एक कह रहा है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, आरओ के लिए। तो कथन एक कह रहा है कि भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकीय संक्रमण से प्रत्यक्ष संबंधित रहा है। तो हाँ, जब जब जैसे वन क्षेत्र का ह्रास जो होता है, जननांकीय संक्रमण मतलब कि जनसंख्या जब जब बढ़ती है तो रहने के लिए, खाने के लिए जमीन की आवश्यकता होती है, तो वन का कटाव होता है रहने के लिए भी, और खेती करने के लिए भूमि की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी वन का कटाव होता है। तो डायरेक्ट संबंध रहा है, सही बात है। कारण है कि वन क्षेत्र पर एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। तो ये बात सही है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे वन क्षेत्र कम होते जाते हैं, ठीक है। क्यों, कि जैसे ऊपर वाला बताया हूँ उसी है, ठीक है। तो क्या कौन सा सही है इसमें, तो कथन और कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ए आंसर इसका सही है, दोनों ही सत्य है इसमें, ठीक है। तो कारण वही है कि जब जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो कहाँ से अब खेत लाएंगे, कहाँ से जमीन लाएंगे रहने के लिए, तो वन का कटाव होता है। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन है कि कथन एक है, कथन 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 कह रहा है, कथन कारक वाला ये भी क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र के निकट अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। तो सही बात है, जो कोयना क्षेत्र है यहाँ पे थोड़ा सा प्लेट टेक्टोनिक जो एक्टिविटीज का सेंटर है, मतलब कि कई प्लेट है यहाँ पे मिलती हैं कोयना क्षेत्र पे। और यहीं पे कोयना बांध है जो कि पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है। यहाँ पर भ्रंश है, मतलब प्लेट का भ्रंश हो गया यहीं पे, तो भ्रंश तल पर है, जो कि जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ ये सक्रिय हो जाता है। जैसे जैसे जलाशय में पानी बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो थोड़ा दबाव बढ़ता है नीचे भ्रंश पे, तो थोड़ा एक्टिविटीज बढ़ जाती है, तो भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। दोनों कथन सही है, व्याख्या भी कर रहा है, इसका भी ए आंसर जो है वो सही है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको कि महाराष्ट्र में कोयना जो क्षेत्र है, इसके आसपास का जो क्षेत्र भूकंप प्रभावित होने की संभावना ज़्यादा है। कारण है कि यहाँ पे कोयना बांध है जो एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है, जो कि कोयना जलाशय में जलस्तर के परिवर्तन के साथ उसमें एक्टिविटी बदलती रहती है। तो ये पूरा बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का कह रहा है कि हरित क्रांति के प्रथम चरण में से 1672 के भाग के रूप में निम्नलिखित में से किन राज्यों में खाद्यान्नों की उच्च उपज देने वाली किस्में प्रवर्तित की गई। तो इसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा दिया हुआ। सबसे अधिक फोकस उत्तर वाले राज्यों में पंजाब और हिमाचल हरियाणा में था, वैसे ही आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में भी फोकस किया गया था, ठीक है। तो चारों आंसर इसका जो है सही है, मगर चारों इसका ऑप्शन में दिया नहीं है किसी में, तो इसका लगा लीजिए कि चारों में ही प्रयास किया गया था करने का, ठीक है। प्रथम चरण में उत्तर साउथ को बैलेंस करने की कोशिश की गई थी, तो दोनों चारों था। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, गुजरात वाला कुछ क्षेत्र था, और नीचे भी साउथ में भी प्रयास किए गए थे, ठीक है। याद रखिएगा 16 का इसका कोई आंसर सही नहीं है, इसे चारों सत्य इसमें। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना 17 नंबर क्वेश्चन है। क्षेत्र है और स्थानांतरित खेती का क्या नाम है, कहाँ पे, वही बताना है। तो पश्चिमी घाट पे इसको कुमारी कहते हैं, 4 हो गया। पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसको बालतरे कहते हैं, बालतरे 2 हो जाएगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इसको झूम खेती कहते हैं, 3 हो जाएगा। और मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में इसको दहिया कहते हैं, तो 1 हो गया, ठीक है। तो 4 2 3 1 इसका सही आंसर होगा, ए आंसर सही है। तो इसको नाम पूछता है, तो स्थानांतरित कृषि जो होती है, जिसको वन को काट के स्थानांतरित कृषि होती क्या है,
पहले क्या करते हैं, वन का कटाव करते हैं, वहां पे उसके बाद जो मिट्टी होती है, वो भूमि होती है, उसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, तो भूमि पर खेती पहले करते हैं, पहले वन का कटाव होता है, फिर खेती होती है, फिर उसमें जो खेती एक साल की है, 2 साल की है, जब जो खेती योग्य भूमि जब नहीं रह जाती है, मतलब उर्वरकता पूरी तरह से जब खत्म हो जाती है उस भूमि की, तो फिर छोड़ के दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और जाकर दूसरी जगह वन का कटाव करते हैं, फिर वहाँ पे कृषि करते हैं, फिर वहाँ को उपजाऊ जब भूमि खत्म हो जाता है, हो जाती है, फिर दूसरी तरफ जाते हैं। तो इस तरीके से लोग जो है जहाँ जहाँ ये लोग झूम के से या शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं इनको। तो पहले क्या करते हैं, पहले वन काटते हैं, फिर खेती करते हैं, जब उसकी उर्वरकता जो भूमि खत्म हो जाती है, फिर दूसरी जगह काट के वन को फिर से खेती करते हैं, फिर वहाँ की जब भूमि अनउर्वर हो जाती है तो फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो यही बात है इसमें। तो उसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कहते हैं। तो उसको हमने बता दिया, पहला इसका आंसर जो है 17वें का ए आंसर सही है। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन इसमें है, कह रहा है कथन की गहन निर्वहन कृषि क्षेत्र में पशुपालन की नगण्य भूमिका होती है। तो हाँ, ये बात सही है, पशुपालन की नगण्य भूमिका होती है, क्योंकि हम कृषि में ही ज़्यादा ध्यान देते हैं हम लोग। कृषि में क्या होता है, हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक हम फसल का उगाएं, और मतलब कि एक साल में 2-3 फसल भी ले ले, 2 फसल 3 फसल ले लेते हैं, और काफ़ी जो है इंटेंस खेती की जाती है, काफ़ी मशीनीकरण करके काफ़ी लेबर लगा के खेती की जाती है। तो उसमें जो है पशुपालन के लिए समय नहीं मिल पाता। ठीक है, हम अनाज उत्पादन, बागानी उत्पादन, इन्हीं में बिजी रह जाते हैं। ठीक है, तो पहला सत्य है। कारण है कि पूर्ण क्षेत्र में कृषि वैज्ञानिक प्रजनन विधि के अभाव के कारण पशुपालन की बाधाओं का सामना करना पड़ा। तो पूर्ण क्षेत्र में कृषक जो है वैज्ञानिक प्रजनन विधियों के अभाव के कारण ऐसा करना पड़ा। तो ये जो है ये सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। पशुपालन में बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ा, पहले भी पशु थे और काफी बढ़िया से इनका होता था, खेती होती थी पशुओं की। ठीक है, तो कारण जो है जो ये इसमें नहीं है, यहाँ पे पशुपालन नगण्य इसी वजह से ताकि समय नहीं मिलता लोगों को। ये कारण नहीं कि वैज्ञानिक प्रजनन नहीं था तो इसका अभाव कारण पशुपालन में बाधाओं का सामना करना पड़ा, नहीं। प्रजनन जो है वो प्राकृतिक रूप से होता ही है, बिना बिना किसी वैज्ञानिक का वजह से हम इतना मानव जनसंख्या बढ़ गई है, 8 9 10 करोड़ होने 10 अरब होने के आसपास पहुंची है। तो पशुओं की तो आबादी और तेज बढ़ती है, वो तो 2 2 4 4 5 5 6 6 बच्चा पैदा करते हैं। तो प्रजनन की कोई वैज्ञानिक विधि का अभाव नहीं था, वो प्राकृतिक रूप से ही ढेर सारे पशु अपना बच्चा पैदा कर लेते हैं। तो 18 नंबर का कौन सा सही होगा, तो सी आंसर सही होगा। पहला गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है इसमें। ठीक है, पहला सत्य है। अगला निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है बताना है आपको। तो डेनिश भाषा कहाँ बोली जाती थी, तो डेनिश जो है डेनमार्क में बोली जाती है, ये सही है। डच जो है नीदरलैंड में बोली जाती है, ये भी ठीक है। मंदारिन जो है चीन बता रहा है, तो चीन में बोली जाती है, तो ठीक है। भाषा थाईलैंड दिया है, तो थाई बोली जाती है, थाईलैंड में थाई बोली जाती है, इसलिए डी वाला ही इसका गड़बड़ है, डी आंसर सत्य, यही गड़बड़ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित देशों में से किन्हें स्वर्ण अर्धचंद्र के नाम से सम्मिलित किया गया है। तो स्वर्ण अर्धचंद्र में कौन सम्मिलित है, तो स्वर्ण अर्धचंद्र है। इसमें जो है यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान है और यहाँ ईरान है। ठीक है, तो 3 देश हैं, इसमें इराक नहीं है, तो 1 2 4 सत्य है, इसमें डी आंसर इसका सही है। तो यहाँ पे अफीम की खेती बहुत ज़्यादा होती है, ईरान में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में यहाँ पे अफीम की खेती होती है, जिससे भारत जो है बहुत प्रभावित होता है इसमें। नेपाल के थ्रू भारत में आता है और पंजाब के थ्रू भी उड़ता। पंजाब मूवी देखे हैं, पंजाब में बहुत नशीले लोग, पहले बहुत ज़्यादा नशा लोग करते थे, कारण उसका था कि यहीं से घुसते थे लोग, यहाँ से स्मगलिंग होती थी पाकिस्तान से, और बहुत ज़्यादा मात्रा में ड्रग और वगैरह भारत में आता था। ठीक है, तो ये जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान इसमें आते हैं, अर्धचंद्र या स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित हैं। ठीक है, एक होता है गोल्डन ट्रेंगल होता है, तो गोल्डन ट्रेंगल में कौन है, तो इसमें म्यांमार है, लाओस है, म्यांमार है, लाओस है और थाईलैंड है। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड जो इसमें इसमें है। ये जो भारत के पूर्वी क्षेत्र में है, ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र में है। तो यहाँ से भी ड्रग वाला बहुत कार्टेल, यहाँ पे स्मगलिंग होती है बहुत ज़्यादा, गोल्डन ट्रायंगल से भी। तो गोल्डन ट्रायंगल अगर पूछे तो आप याद बताएंगे कि म्यांमार है, लाओस है और थाईलैंड है, और जो अर्धचंद्र में ईरान है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। ठीक है, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी जब पढ़ेंगे आप मेंस के लिए, यूपीपीसीएस के, तो उसमें मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इसका और भी डिटेल में बताया जाता है, पूरा डिटेल में इसका। सूची 1 है, सूची 2 है। तो देश और राजधानी है, तो राजधानी और देश को सुमेलित करना है, कौन सा सही है, तो पूछता है आरओआर में, इस तरह से देश की राजधानियों को लगवाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अजरबैजान की राजधानी बाकू है, 3 हो गया। गैम्बिया की राजधानी क्या है, कजाकिस्तान की कहाँ है, तो अस्थाना है, 4 हो गया। और लटाविया की कहाँ है, तो लटाविया की रीगा है, रीगा, तो 2 हो गया। गाम्बिया की राजधानी कहाँ है, तो बांजुल है, 1 हो गया। गाम्बिया की राजधानी कहाँ है, तो बांजुल है। कजाकिस्तान की नूर सुल्तान या अस्थाना कहते हैं उसको। लटाविया की रीगा है, तो 3 1 4 2 सही है, इसका ए आंसर सही है, 3 1 4 2 सत्य है। अगला क्वेश्चन है इसमें, अब यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है अशांतत्य और अशांतत्य से संबंध जो परतें हैं उनसे बताना है। तो गुटनबर्ग जो है और मोह है,
लेहमैन है, कोनार्ड है। तो ये लोग क्या हैं? तो ये लोग जो असंबद्धता पढ़ते हैं हम लोग, गुटनबर्ग असंबद्धता, मोहो असंबद्धता, लेहमैन असंबद्धता। तो असंबद्धता होती क्या है? असंबद्धता क्या होती है? असंबद्धता वही होती है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के कोर की तरफ जाते हैं तो डेंसिटी में चेंज होता रहता है, डेंसिटी में बदलाव होता है। तो जहाँ पे डेंसिटी में ज़्यादा बदलाव हो जाता है अचानक से, मान लीजिए कि हम 200 किलोमीटर चलते गए, 200 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म डेंसिटी मिली हमको, मतलब कि 5 डेंसिटी मिली। तो 5 डेंसिटी 200 किलोमीटर तक मिली। जैसे 10 होगी या तो 8 हो जाएगी या तो 6 होगी, जैसे डेंसिटी में बदलाव होगा वही पे तुरंत ही क्या कहते हैं कि असंबद्ध हो गया, वहाँ क्षेत्र जो है बदल गया तुरंत। तो उसी क्षेत्र को नाम दिया गया जहाँ पे डेंसिटी चेंज होती है, उसी को विभिन्न नाम वैज्ञानिकों ने खोज की और उन्हीं के नाम पे उस जगह का नाम हो गया। तो पहला इसमें कोनार्ड असंबद्धता। तो कोनार्ड कहाँ पे है? तो उत्तरी क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में कोनार्ड असंबद्धता है, ठीक है। फिर उसके नीचे जैसे आए तो निचला क्रस्ट में जब देखे कि यहाँ पे यूनिफॉर्म है, फिर यहाँ पे आए जब, तो ऊपरी निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में हमको और डेंसिटी में परिवर्तन दिखाई दिया। तो उसको मोहो ने सर्च किया था। तो मोहोबिसिक जो एक थे वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको खोजा था। तो मोहोबिसिक असंबद्धता कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये हो गया। फिर जैसे ही हम लोग ऊपरी मेंटल से होते हुए जब नीचे आ रहे थे, तो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में एक जगह फिर डेंसिटी चेंज हुई, जिसको हम रेपटी अब असंबद्धता कहते हैं, रेपटी। फिर निचला मेंटल से जैसे हम बाह्य कोर की तरफ आ रहे थे, तो देखिए एक जगह पे क्या हुआ कि निचला मेंटल और बाह्य कोर के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया डेंसिटी में। तो वहाँ पे गुटनबर्ग महोदय ने इसे खोजा था। तो हम उसको कहते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। उसके बाद हम और नीचे जा रहे थे, जैसे नीचे गए तो बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में एक ऐसा प्लेस आया जहाँ पे डेंसिटी में भयानक चेंज हुआ। तो वहाँ पे ये लेहमैन एक वैज्ञानिक थे, वो वहाँ पे देख रहे थे, तो उन्होंने खोज किया लेहमैन असंबद्धता। तो सबसे पहले कोनार्ड है, फिर मोहो है, फिर रेपटी है, फिर गुटनबर्ग है, फिर लेहमैन है। तो पृथ्वी के की असंबद्धताओं के से क्वेश्चन पूछता है, मिलान कराता है। तो ये क्वेश्चन है कि गुटनबर्ग कहाँ था? तो पहले बताया था गुटनबर्ग निचला मेंटल और बाह्य कोर में गुटनबर्ग है। तो निचला मेंटल और बाहरी क्रोड में है, तो गुटनबर्ग 2 हो जाएंगे। मोहो असंबद्धता हम बताए थे कि निचला क्रस्ट है। तो ये फिगर आप आराम से देखिए, फिगर में पूरा बताया गया है इस फिगर में, ठीक है। तो ये फिगर इंपॉर्टेंट है, इस फिगर को स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो आराम से चारों को क्रम में पूछ सकता है तो गड़बड़ हो जाएगा। क्रम में भी पूछता है, इसी तरह क्रम यही लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कोमोरे गुट्टा लेहे, तो ये सब लिखा गया, तो उसको भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो 2 हो गया, गुटनबर्ग वाला 2 हो गया। मोहो असंबद्धता कहाँ पे है? तो मोहो जो है निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। तो निचला परपटी और ऊपरी परपटी, नहीं, परपटी के अंदर सियाल और सीमा का विभाजन, ऊपरी मेंटल और निचला परपटी। तो ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचली परपटी 3 हो गया। तो कौन थी से? तो ये रेपटी है, रेपटी दिया नहीं। मोहो कौन से? मोहो में। तो बी वाला किस में लगाएंगे? मोहो असंबद्धता किस में है? तो मोहो है निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। तो निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, निचली परपटी, ऊपरी परपटी। निचली परपटी और ऊपरी परपटी में कौन क्या था? ऊपरी क्रस्ट और क्रस्ट या परपटी दोनों बार बराबर है। तो निचला क्रस्ट और ऊपरी क्रस्ट में क्या है? तो 2 नहीं है, 4 हो गया इसका, ठीक है। ये गुटनबर्ग का 4 हो जाएगा पहला। गुटन नहीं, तो कोनार्ड है भाई, एक मिनट रुकिए, गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पे फिर मिलाते हैं। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता कहाँ पे है? तो गुटेनबर्ग असंबद्धता आपको देखो कि बाह्य कोर और निचला मेंटल में है। तो बाह्य कोर, निचला मेंटल और बाहरी क्रोड में है, तो 2 हो गया, इसका सही था। मोहो जो है कहाँ पे है? तो मोहो जो है वो निचला क्रस्ट है और ऊपरी मेंटल है। तो निचला क्रस्ट, निचली परपटी और ऊपरी मेंटल है, 3 हो गया ये। लेहमैन जो है, लेहमैन आंतरिक कोर और बाह्य कोर के बीच में है। तो बाह्य क्रोड और भीतरी क्रोड के बीच में, तो 1 हो गया ये। कोनार्ड कहाँ पे है? तो निचली परपटी और ऊपरी परपटी के बीच में है। कोनार्ड जो है 4 हो गया ये। तो 2 3 1 4 इसका सही है। 2 3 1 4 इसका सी वाला आंसर जो है वो बिल्कुल सत्य है और अच्छा भी है, इसको वहां से मिला सकते हैं, ठीक है। अगला है कि पर्वत शिखर है और महाद्वीप है, तो कौन से शिखर किस महाद्वीप से संबंधित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बार बार एग्जाम में पूछा है ये, तो बताइएगा। तो कोसिक्सो दिया है, मैकिन्ले दिया है, एल्ब्रूस दिया है, किलीमंजारो दिया है, यूरोप है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। तो कोसिस्को जो है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित 3 हो गया। मैकिन्ले जो है, मैकिन्ले उत्तरी अमेरिका के रॉकी में है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के रॉकी में है, तो उत्तरी अमेरिका 4 हो गया। एल्ब्रूस जो है, एल्ब्रूस जो कहाँ पे है? तो एल्ब्रूस जो है यूरोप में है, 1 हो गया। किलीमंजारो कहाँ पे? तो अफ्रीका में है, 2 हो गया। तो 3 4 1 2 सही है इसका, 3 4 1 2, इसका बी आंसर जो है वो सत्य है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है मरुस्थल है और अवस्थिति कहाँ है उसकी? तो सिम्पसन मरुस्थल कहाँ है? काराकून मरुस्थल कहाँ है? सिचुरा कहाँ है? नोवा कहाँ है? तो नेगेव जो मरुस्थल है इजराइल में है, ठीक है। नेगेव इजराइल में 4 हो गया इसका।
बाकी सिचुरा जो है, सिचुरा पेरू में है, 3 हो गया। काराको मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में 2 हो गया। सिम्पसन जो है ऑस्ट्रेलिया में 1 हो गया। तो 1 2 3 4 ही तो सत्य है इसका, ए आंसर सही है। 1 2 3 4 सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जो भूकंप लेखी होता है सिस्मोग्राफ में, यस तरंगे पी वेव तरंग अभिलेखित की जाती हैं। तो भूकंप लेखी जो सिस्मोग्राफ होता है में यस तरंगे से पूर्व पी तरंगे अभिलेखित की जाती है। तो बात सत्य है, ठीक है। तो पहला सही है कि सबसे पहले पी तरंगे डिटेक्ट होती हैं सिस्मोग्राफ में, फिर उसके बाद में यस तरंगे आती हैं। अगला है पी तरंगे में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि यस तरंगों के कण जो है तरंग प्रसार की दिशा में समकोणीय कंपन करते हैं। तो दोनों ही कथन सत्य है, सी आंसर सही है। याद रखिएगा, इनके कहने का मतलब है कि जब पी वेव चलती है, मान लीजिए पी वेव चल किसी माध्यम में पी वेव चल रही है ऐसे, तो माध्यम के अणु तो होंगे कहीं ना कहीं। तो जो माध्यम के अणु हैं तो ये गति जिधर पी तरंग चलती है उसी की दिशा में कंपन करते हैं। तो ये इस तरह से कंपन करते हैं, आगे पीछे कंपन करते हैं, ठीक है। तो ये पी तरंगे होती हैं ठोस, द्रव, गैस, तीनों में चल देती हैं इसी वजह से, क्योंकि जो अणु दूर दूर भी है तब कंपन करते हैं तो ये वाला कवर हो जाता है, ये भी कंपन करने लगता है, फिर अगला पकड़ लेते हैं, ये भी कंपन करता है। तो ठोस, द्रव, गैस तीनों में पी तरंगे चल लेती हैं। मगर यस तरंगे जो हैं, मान लीजिए पी तरंगे के बारे में है, यस तरंगे जो होती हैं ये क्या करती हैं, यस तरंग, तो यस तरंग ये करती हैं कि जैसे मान लीजिए यस तरंग जा रही है, इसके माध्यम के जो कण होते हैं ऊपर नीचे इस तरह से कंपन करते हैं, ऊपर नीचे। जैसे क्या मान लीजिए यहाँ गैस है, यहाँ गैस है, यहाँ गैस है, गैस के अणु इस तरह से हैं। अब ये ऊपर नीचे कंपन करेगा तो ये ऊपर नीचे ठेल सकता है, ऊपर नीचे इसको कर सकता है, मगर आगे बढ़ा नहीं सकता इसको, क्योंकि इसको इस तरह से करना पड़ेगा तब ये आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जो द्रव में यस तरंगे नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि ऊपर नीचे कंपन की वजह से वो आगे बढ़ ही नहीं पाती हैं। इस वजह से क्या होता है कि यस तरंगे जो हैं वो द्रव में नहीं दिखाई देती हैं, गैस में नहीं दिखाई देती हैं, केवल सॉलिड में चलती हैं यस तरंगे, ठीक है। याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है ये। तो और जो सिस्मोग्राफ होता है उसमें यस और पी तरंगे उसमें आती हैं, ठीक है। तो यस तरंगे, पी तरंगे इसमें सिस्मोग्राफ में नापित होती हैं। मगर मार्केली स्केल जो होता है, मार्केली स्केल में क्या होता है कि वो बताता है जब पी तरंगों यस तरंगों को ये तरंगे जो है सिस्मोग्राफ जो है डेटा भेजता है मार्केली स्केल को, और उसने वो क्या करते हैं लघु गुण की विधि से, लघु गुण की विधि से क्या करता है, बताता है कि कितने तीव्रता का भूकंप आया था। तो 6.0 आया है कि 7.1 का भूकंप आया। तो जब ये सब कौन बताता है, तो मार्केली स्केल बताता है ये सब। और सिस्मोग्राफ बताता है कि कौन तरंगे कहाँ पे कितनी स्पीड में गई हैं, कहाँ पहुंची हैं, ये सब बताता है सिस्मोग्राफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें, तो इसे दोनों कथन सही था, याद रखिएगा, सी आंसर सही था, ये वाला सी सही था इसका। 26 नंबर क्वेश्चन है, नदी है और सागर है। तो नदी और सागर हमने इसको जब ज्योग्राफी हमारा जब आप देखेंगे, ज्योग्राफी का हमने वो पढ़ाया है क्रैश कोर्स इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी का, तो उसमें पूरा सब डिटेल में बताया गया है कौन सी नदी किसमें बहती है। तो उसको रिवाइज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मेकांग नदी कहाँ पे गिरती है, तो अंडमान सागर दिया, तो अंडमान सागर में नहीं गिरती है, ये दक्षिण चीन सागर में गिरती है, पहला गलत हो गया। जो टेम्स नदी है वो आयरिश सागर में गिरती है, कह रहा टेम्स जो है आयरिश सागर में गिरती है, तो नहीं, टेम्स उत्तरी सागर में गिरती है, उत्तरी सागर, ठीक है, उत्तरी सागर में गिरती है, ये गिरती है। मेकांग नदी कहाँ गिरती है, तो दक्षिण चीन सागर में। ये दोनों गलत हो गया। बोल्गा जो गिरती है कैस्पियन सागर में गिरती है, जाम्बेजी हिंद महासागर में गिरती है। 3 4 इसका सही आंसर है, सी वाला जो आंसर है इसका वो सत्य है, 26वें का सी सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो कौन से गर्त किसमें है, तो हिंद महासागर में कौन से गर्त है बताइए, हिंद महासागर में कौन से गर्त है, चलिए प्रशांत बताइए। प्रशांत में जो है मेरियाना गर्त जो है प्रशांत में है। आर्कटिक में कौन सी गर्त है, तो आर्कटिक में जो गर्त है मोलाय गर्त है वो, ठीक है, मोलाय गर्त। तो 4 हो गया। हिंद महासागर में कौन सी है, तो सुंडा गर्त है, 1 हो गया। अटलांटिक में कौन सी है, तो प्यूटोरिका है, 2 हो गया। तो 4 3 4 1 2 सही है, 3 4 1 2 ये आंसर सत्य है इसका, 3 4 1 2 सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, इसमें था तो पहला देख लिया आपने, अब है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन कह रहा है कि लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्न तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है, तो ऐसा नहीं है। लघु ज्वार भाटाओं के समय जो है उच्च ज्वार जो सामान्य से निम्न नहीं होता, और निम्न ज्वार में सामान्य से उच्चतर नहीं होता। तो ये सही लग रहा है, नहीं ये सही लग रहा है हमको कि लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्न होता है, ठीक है, उच्च ज्वार सामान्य से निम्न होता है, तब वो लघु ज्वार भाटाएं कहते हैं इसको, और निम्न ज्वार जो है सामान्य से उच्चतर होता है, ये पहला वाला जो है ये सही ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा है कारण इसका कि लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय आता है, तो ये बात सत्य नहीं है दूसरा वाला, तो केवल एक सही है और आर जो है इसका गलत है, सी आंसर सही है, ठीक है। तो जब क्या होता है
तो लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत जो होता है, पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के स्थान पर समय नहीं हो सकता, क्योंकि लघु ज्वार आने की स्थिति में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति समकोणीय होती है। तो जो लघु ज्वार जब आता है तो पृथ्वी, सन और चंद्रमा जो समकोण पे होते हैं, इस तरह से होते हैं, तब क्या होता है, लघु ज्वार आता है। उच्च ज्वार कब आता है, तो जब तीनों एक लाइन में होते हैं तब उच्च ज्वार आता है। तीनों एक लाइन में होंगे तो गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा लगता है जल पे, तो सबसे बड़े ज्वार भाटा इसी समय आते हैं जब तीनों एक लाइन में होते हैं। ठीक है, तो इसका जो सी आंसर सत्य है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तो 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, तो कथन कह रहा है प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, तो हाँ स्वच्छ होता है। कारण क्या है, तो मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है, तो हाँ कारण तो है मानवीय क्रियाएं। और मानवीय क्रिया के साथ साथ जो है पर्यावरणीय या प्राकृतिक क्रियाएं भी प्रदूषण का कारण बनती है। तो जो प्रदूषण दो तरीके से होता है, एक मानवीय गतिविधि द्वारा, एक प्राकृतिक गतिविधि द्वारा। ठीक है, दोनों कथन सही है, मगर सही इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, इसका बी आंसर सही है, सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, कारण में दोनों प्राकृतिक और नेचुरल दोनों होते हैं इसमें, सॉरी प्राकृतिक और मानवकृत दोनों होते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर के जलों में मिलती है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बात सही है। दूसरा है, विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस राज्यों में स्थित है, तो ये भी बात सत्य है। तीसरा है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा वार्षिक प्रवाल भित्तियां कहीं अधिक जनसंख्या में जंतुओं संघों का पोषण करती हैं, तो ये बात भी सत्य है। जिसका तीनों कथन सही है, डी आंसर सही है, तीनों ही सत्य है। अगला है, नीचे दिए गए कथन और कारण में बताना है। ठीक है, तो 31 नंबर क्वेश्चन है, कथन है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचक होती हैं। तो प्राकृतिक जो वनस्पति होती हैं वो जलवायु का सही सूचक होती हैं, बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है इसमें कि कारण है इसका कि जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो जल प्रिय पौधे जो होते हैं आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, ये कहाँ तक सही है, तो दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, दोनों सत्य हैं, मगर उसका स्पष्टीकरण सही नहीं कर रहा है, इसका बी आंसर सही है। जलप्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, बात सही है, मगर इस वजह से प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचक होते हैं, ये नहीं है। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति जलवायु कैसे सूचक होते हैं, तो जहाँ पे सबसे जैसे आर्द्र मौसम होता है वहाँ पे बहुत जो है घने पौधे होते हैं, घने पेड़ पौधे होते हैं, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी अधिक होती है। जैसे विश्वती जो प्रदेशों में जो वन है काफ़ी विविधता होती है, काफ़ी बड़े होते हैं, चौड़ी पत्तेदार होती हैं, पत्तियाँ उनकी चौड़ी होती हैं, चौड़ी पत्तियाँ होती हैं उसकी। तो क्या होता है इससे, तो अधिक वर्षा जहाँ होगी, जहाँ वहाँ पे ज़्यादा पानी की मात्रा होगी, तो वहाँ पे जो पेड़ पौधे बहुत अधिक होंगे। तो हाँ ये बात सही है कि जलवायु जो है सूचक होते हैं, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु की सूचक होती हैं। दोनों कथन सही है, मगर सही उसकी व्याख्या नहीं कर रहा। ठीक है, अगला भट्ठी तेल या फर्नेस ऑयल के संबंध में इन कथनों पर विचार करना है। तो ये भी यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह तेल रिफाइनरियों का उत्पाद है, तो हाँ ये तेल रिफाइनरियों का उत्पाद है, ये बात सत्य है। दूसरा है कि इसका उपयोग ऊर्जा पावर उत्पादन के लिए किया जा सकता है, तो हाँ करते हैं। इसमें कुछ कंपनियां जो हैं इसका ऊर्जा उत्पादन में काम करती हैं, इसका यूज करती हैं ऊर्जा उत्पादन में। अगला है, इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है, तो हाँ पर्यावरण में सल्फर का उत्सर्जन होता है इसके प्रयोग से। तो तीनों ही कथन इसके सही है, इसका डी आंसर सही है, तीनों ही सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदूषक हैं और इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का असर कहाँ होता है, तो लीवर और किडनी में होता है। ठीक है, तो लीवर किडनी प्रभावित होती है इससे। नाइट्रोजन का ऑक्साइड कैंसर पैदा करता है, तो ये भी ठीक है। धूल कण जो होता है श्वसन संबंधी रोग करता है, ठीक है। शीशा जो है केंद्रीय नर्वस सिस्टम को बेकार करता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 इसका सही है, इसका जो है सी आंसर सही है, 1 2 3 4 सत्य है। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है क्या सत्य है, क्या सही है बताना है। 34 नंबर क्वेश्चन जो है, तो कह रहे कि भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। तो पश्चिमी नहीं, हिमालय में नहीं, ये पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है, भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में स्लो लोरिस पाए जाते हैं। तो इसका नाम स्लो लोरिस है, स्लो लोरिस है भी है। तो कौन सा कथन जो है 34 नंबर का सही है, तो इसका जो है बी वाला सत्य है। ठीक है, बी वाला, केवल दूसरा सही है, पहला गलत है इसमें। तो स्लो लोरिस जो है ये उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं, और रेड पांडा भी उधर ही पाए जाते हैं, तो इसलिए पहला वाला गलत हो गया है। वो दिया है कि पश्चिमी घाट में पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं, ये पूर्वी हिमालय में पाए जाते हैं, याद रखिएगा इसको। ठीक है, बी वाला सत्य है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। तो महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। केवलादेव जो है राजस्थान में है, केवलादेव। ठीक है, राजस्थान के भरतपुर जिले में है।
ये वाला गलत हो गया, सी वाला। बाकी वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ये बात ठीक है। तो सी इसका आंसर जो है सत्य है कि यही सही सुमेलित नहीं है। अगला अभिलेख दिया है और शासक दिया हुआ है, तो कौन सा शासक किस अभिलेख से संबंधित है ये बताना है। तो हाथी गुम्फा खारवेल का, ठीक है। नासिक का गौतमी पुत्र है, ये भी ठीक है। भीतरी का अभिलेख जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है, ठीक है। स्कंदगुप्त से संबंधित है, स्कंदगुप्त, गुप्त वंश का शासक था। भीतरी अभिलेख गाजीपुर में है, सैदपुर में, ठीक है। और एहोल का अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय का था। एहोल अभिलेख जो था वो पुलकेशिन द्वितीय का था। ये गिरनार अभिलेख रुद्रदान प्रथम का, ये भी ठीक है। गिरनार गुजरात में है, ठीक है। नासिक महाराष्ट्र में, हाथी गुम्फा उड़ीसा में है, ठीक है। याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जामों में। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है जो कि इसमें दिया है जो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल दिए हुए हैं और उसे सूची दी हुई दूसरा जिसमें क्या क्या कहाँ कहाँ से मिला है ये बताया गया इसमें, ठीक है। तो लोथल से हमको क्या मिला है, तो लोथल से हमको क्या मिला है, तो युग्म जो समाधान मिला है लोथल से, ठीक है। युग्म समाधान और गोदीबाड़ा मिला है यहाँ से, तो एक हो गया। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, तो पट्टेदार जल निकासी यहाँ पे मिली है मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक है। तो नर्तकी की मूर्ति, पट्टेदार जल निकासी, ये सब मिला है, तो 2 हो गया यहाँ से। बाकी बनावली से क्या मिला है, तो बनावली से जुता हुआ खेत मिला है, खांचे मिला है, ये हो गया, 3 हो गया। कालीबंगा से हल की पक्की मिट्टी की प्रतिकृति मिली है, तो ये 4 हो गया। 2 1 3 4 इससे सही है, 2 1 3 4, इसका डी वाला जो आंसर है 2 1 3 4 यही सत्य है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, तो हमको पट्टेदार मिला है, जल निकासी मिला है। नर्तकी की मूर्तियां वहां से मिली हैं, तो बस जल निकासी दिया हुआ है, तो दूसरा सही हो गया इसका। लोथल से हमको गोदीबाड़ा मिला है और युग्म समाधान का प्रावधान जो है लोथल में था। बनावली में हल की पक्की मिट्टियां की प्रकृति मिली है, ठीक है। बनावली में मिली है, कालीबंगा में नहीं मिली है, ये यहीं से गड़बड़ हो रहा है। बनावली में क्या मिला है, तो हल की पक्की मिट्टियां मिली हैं, तो 4 हो गया यहाँ पे। कालीबंगा में क्या मिला है, तो जूता हुआ खेत मिला है, कालीबंगा में 3 यहाँ हो गया, तो 2 1 4 3 सही है इसका। 2 1 4 3 इसका बी वाला जो आंसर है ये ठीक है, डी वाला नहीं, 2 1 4 3 है। तो यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया था इसलिए गड़बड़ हो गया था ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कथन कारण वाला क्वेश्चन है। तो कह रहा है कथन एक सर्वाधिक वर्षा भाषों में गौतम बुद्ध, मतलब कि सर्वाधिक वर्षा वासों, वर्षावास मतलब कि जब वर्षा के समय जब बौद्ध धर्म में प्रचार नहीं होता था तो गौतम बुद्ध श्रावस्ती में नहीं रहते थे, तो ये बात सही है, श्रावस्ती में रहते थे, पहला ठीक है। दूसरा है कि श्रावस्ती के राजा प्रसन्नजीत गौतम बुद्ध के आयु के थे, तो ये भी बात सत्य है। तो कौन सा सही है बताना है। तो दोनों कथन सत्य है मगर उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, इसका बी आंसर सही है। दोनों कथन सत्य है मगर उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, याद रखिएगा। तो कौशल नरेश प्रसन्नजीत और अवंती का नरेश जो प्रधोक था वो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। प्रसन्नजीत ने अपने परिवार के साथ बुद्ध धर्म की शिष्यता धारण कर ली थी। तो याद रखिएगा श्रावस्ती में अनाथ पिंडक नामक स्थान पर अत्यंत धनी व्यापारी ने एक जो है शिष्यता ग्रहण की और बहुत सारा पैसा दिया, जिससे कि वहाँ पे एक वो बना वर्षावास के लिए, या फिर वहाँ पे बुद्ध का मठ बना था। क्या नाम है उसका बताइएगा, क्या नाम से बना था। तो श्रावस्ती में अनाथ पिंडक नामक स्थान पे, और कौशल नरेश प्रसन्नजीत और अवंती के नरेश जो प्रघोत गौतम थे वो बताए थे आपको कि समकालीन थे उनके, ठीक है। और जो पुम्बा राम नामक जो बिहार बनवाया गया कौशल राज्य में, तो कौशल राज्य में पुम्बा राम नामक बिहार बनवाया गया है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त का नाम चंद्रो का था, तो 2 हो गया ये, ठीक है। बिंदुसार का जो नाम था अमित्र घात था, तो 3 हो गया। अशोक का नाम क्या था, तो प्रियदर्शी था, तो 1 हो गया। चाणक्य का नाम विष्णु, 4 हो गया। 2 3 1 4 था, 2 3 1 4 है, तो 2 3 4 1 है ये भाई, 2 3 1 4 जो है सी वाले में, तो सी इसका आंसर होगा, ठीक। अगला कथन और कारण वाला क्वेश्चन कह रहा है। तो कथन है कि भारत पर तुर्क आक्रमण सफल रहा, तो हाँ सफल रहा था वो। कारण था कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, तो ये बात सही है, उत्तर भारत में राजनीतिक एकता थी नहीं। तो दोनों कथन सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए आंसर सही है इसका 40वें का, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कथन कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्ग द्वारी नामक शिविर में रहा था, तो बात सही है, स्वर्ग द्वारी नामक शिविर में रहा था, ये बात सही है। कारण क्या था, तो उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत सारे लोग मर रहे थे, तो ये बात भी सत्य है, ठीक है। तो दोनों कथन सही है, उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ए आंसर सही है 41वें का, ठीक है। उस समय बहुत ज़्यादा प्लेग आया हुआ था, बहुत ज़्यादा लोग मर रहे थे, तो इन्हीं से डर तो कारण था कि वो बाहर था, ठीक है। तो लगातार 12 वर्षों से अकाल पड़ा हुआ था,
पड़ रहा था, तो लोग जो है सेंटर की तरफ भाग रहे थे, मतलब केंद्र की तरफ भाग रहे थे जहाँ राजधानी थी, तो वहाँ कुछ खाने को हमको मिल जाएगा। तो भाग भाग के लोग के एकत्रित हुए दिल्ली में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दिल्ली में तो आए, मगर वहाँ सुविधाओं के न रहने से पूरा अराजकता फैल गई और पूरा लोग जो है महामारी फैल गई और लोग मरने लगे। तो सुल्तान ने काफ़ी मदद की थी लोगों की, तो उसने सुल्तान ने काफ़ी राहत के उपाय किए, जिसमें करों को माफ़ किया और अन्य योजनाओं की तरह भी समस्या के समाधान में बहुत प्रयास किया, मगर ये पूर्णतः सफलता इसको नहीं मिली। मोहम्मद बिन तुगलक जो है फेल राजा की तरफ जाना जाता ही है। 42वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो राजवंश से उसकी राजधानी है, तो पल्लव की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव की राजधानी कांची थी, 2 हो गया। पांड्यों की राजधानी मदुरा थी, 3 हो गया। यादव की राजधानी देवगिरी थी, 4 हो गया। काकतीय की राजधानी वारंगल थी, तो 1 हो गया। 2 3 4 1 सही है इसका, 2 3 4 1 बी ऐसा सही है, 2 3 4 1 बी वाला सही है, याद रखिएगा। इस तरह से राजधानी वो पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है। ये जो चिश्ती चिश्ती है, यहाँ पे चिश्तियों को दिया हुआ है, जो सूफी संत थे, संतों के बारे में, और किससे जुड़े हुए थे ये बताना है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो चिश्ती संप्रदाय से जुड़े थे, 3 हो गया। शेख अहमद सरहिंदी किससे जुड़े हुए थे? तो शेख अहमद सरहिंदी थे नक्शबंदी संप्रदाय से जुड़े हुए थे, 4 हो गया इसका। दारा सिको किससे जुड़ा था? दारा सिको कादिरिया से जुड़े थे, कादिरिया संप्रदाय से दारा सिको जुड़े हुए थे, 2 हो गया। शेख साहबुद्दीन जो थे सुहरावर्दिया से जुड़े थे, सुहरावर्दिया, 1 हो गया। तो 3 4 2 1 सही है, 3 4 2 1 सही है, इसका सी वाला जो आंसर है वो वही ठीक है। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है क्या सत्य है। तो सूची 1 है, सूची 2 है। तो डच कहाँ पे थे? तो डच जो आए थे सबसे पहले वो कहाँ गए थे? तो पुलिकट में गए थे डच जो थे, 2 हो गया। अंग्रेज कहाँ गए? तो अंग्रेज हुगली नदी के तट के यहाँ पे थे। पुर्तगाली कहाँ थे? पुर्तगाली गोवा में थे, ठीक है, पुर्तगाली जो थे गोवा में थे। और फ्रांसीसी चिनसूरा में थे, 4 हो गया। तो 2 3 1 4 सही है इसका, 2 3 1 4 कई बार एग्जाम में पूछा है, तो इसको थोड़ा रट जाइएगा, रट्टा मारो जिंदाबाद बनाए रहिए, तो पास हो जाएंगे हर जगह। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दुर्लभ था। तो राय दुर्लभ कहाँ था? राय दुर्लभ बंगाल नवाब सिराजुद्दौला का कोषाध्यक्ष था ये, ठीक है, तो पहला सत्य है। जगत सेठ मुर्शिदाबाद का सेठ था, तो जगत सेठ था मुर्शिदाबाद बंगाल का सेठ था, ये बात सही है। मोहम्मद रजा खां बिहार का दीवान था, तो मोहम्मद रजा खां बिहार का नहीं, बंगाल का दीवान था ये था, ये बंगाल का दीवान था। और राजा सिताब राय जो था, राजा सिताब राय बिहार का दीवान था, तो ये उल्टा सीधा दे दिया है। तो इसका ये था, इसका ये था जी, तो ये था। तो दोनों गलत है, 2 सही है इसमें। सुमेलित नहीं है कौन कौन? तो 3 और 4 सुमेलित नहीं है, इसका डी आंसर सही है, ये दोनों सुमेलित नहीं है। इसके अलावा राजनारायण था, तो मीर जाफर का दीवान था राजनारायण, ठीक है। मीर मदान था, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था मीर मदान, काफ़ी काफ़ी शक्तिशाली था, मर गया बाद में। बहुत ही योग्य शासक, योग्य मतलब सेनापति था। 46 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है कि प्रथम जो मैसूर युद्ध हुआ था, तो प्रथम मैसूर युद्ध में कौन था? तो इसमें कौन था? तो कर्नल स्मिथ था, 5 हो गया, कर्नल स्मिथ था इसमें। द्वितीय मैसूर युद्ध में कौन था? द्वितीय मैसूर युद्ध में वारेन हेस्टिंग, 1780 से 84 में वारेन हेस्टिंग था, 4 हो गया यहाँ से वारेन हेस्टिंग। तृतीय मैसूर युद्ध में तो लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गया, 1790 से 92 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गया था, तो 1 हो गया कॉर्नवालिस। चतुर्थ मैसूर युद्ध में वेलेजली आ गया था, तो 1799 ईस्वी में वेलेजली आया था, 3 हो गया। तो 5 4 1 3 सही है इसका, 5 4 1 3 इसका ए वाला जो आंसर है वही सही है, 5 4 1 3, ठीक है। अगला भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, तो क्या सही है? तो हैदराबाद राज्य में आरकोट की निजामत का उदय हुआ, तो हैदराबाद राज्य में आरकोट के निजामत का उदय हुआ, तो ये बात सही है, पहला। दूसरा है कि विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ, तो विजयनगर साम्राज्य पतन हुआ, तो इसमें मैसूर राज्य भी उदय हुआ। तीसरा, रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र से किया गया था, तो ये गलत है, अहमद शाह दुर्रानी के लिए नहीं, यह जो है स्वतंत्र रुहेलखंड राज्य की स्थापना गंगा घाटी क्षेत्र में वीर दाऊद एवं उसके पुत्र अली मोहम्मद खान ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ये उनसे संबंधित नहीं था। रुहेलखंड बाद में इसके संपर्क में आए, मगर जो इसका गठन था वो वीर दाऊद एवं उसके पुत्र अली मोहम्मद ने किया था इसका। बाकी पहला और दूसरा इसका सही है, इसका ए आंसर सत्य है, ठीक है। अगला है रैयतवाड़ी बंदोबस्ती के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, तो ये बात सही है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में। रैयत मतलब होता है किसान, किसान से सीधे संपर्क किया था अंग्रेजों ने, और किसानों से सीधे वो लोग कर लेते थे। तो दूसरा था इसमें कि सरकार रैयतों को पट्टा देती थी, तो हाँ पट्टा देती थी रैयतों को। तीसरा था कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, तो तीनों ही सत्य हैं, इसका सी आंसर सही है 48वें का, तीनों ही सत्य हैं। 1820 में मद्रास का गवर्नर बनकर आया था कौन? तो टॉमस मुनरो ने, तो टॉमस मुनरो ने शुरुआत की थी इसकी, टॉमस मुनरो, याद रखिएगा, टॉमस मुनरो ने इसकी शुरुआत की थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है।
ठीक है। तो मैंने जो मेरा क्रैश कोर्स है उसका हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, उसमें बताया कि कितने परसेंट में रैयतबाड़ी व्यवस्था थी, कितने में जो थी अस्थायी बंदोबस्ती थी, कितने में महलबाड़ी व्यवस्था थी, कितने परसेंट में। तो परसेंट भी कई बार एग्जाम में पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। इसका सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज में महात्मा गांधी की आलोचना करते हैं, रेलवे की आलोचना करते हैं, क्यों करते हैं? तो हिंद स्वराज में महात्मा गांधी रेलवे की आलोचना करते हैं, तो क्या कारण था इसका? तो पहला कारण है कि प्लेग के कीटाणुओं का वाहक था रेलवे, ये बात सही है। दूसरा था अकाल की बारंबारता का साधन थी, तो रेलवे अकाल की बारंबारता का साधन नहीं थी, ये गलत हो गया 49वें का। ये साधन थी, रेलवे अकाल की बारंबारता के साधन कैसे थी? ये थी, गलत नहीं है रेलवे, दूसरा वाला अकाल की बारंबारता का साधन थी। तो कैसे अकाल की बारंबारता का साधन हो जाएगी ये? तो उन्होंने माना था कि जो रेलवे थी, जो विभिन्न एरिया से अनाज को लेकर भाग जाती थी, अनाज को, और जो भी खेत में उगाते थे लोग उसको लाद लाद करके चले जाते थे, और यहाँ पे लोग भूखमरी का शिकार बन जाते थे, अकाल की स्थिति बन जाती थी, तो अकाल की बारंबारता का साधन माना उन्होंने रेलवे को। तीसरा था इसमें कि समाज में वर्ग विभेद उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी थी, तो हाँ, ये भी उन्होंने माना, क्योंकि इसमें जो बड़े बड़े लोग थे जिनका पैसा था वही लोग उसमें जा पाते थे। जो रेलवे में बैठ गया समझ लीजिए कि उच्च श्रेणी का है, जो रेलवे में नहीं बैठा समझ लीजिए कि एकदम खत्म कंडीशन है उसकी। तो था, ये वर्ग विभेद भी उत्पन्न नहीं किया इसने रेलवे ने। तो बाकी दुर्घटना प्रवण थी, तो दुर्घटना प्रवण नहीं थी, ठीक है। तो 1 2 3 इसका सही आंसर है, ए वाला, दुर्घटना प्रवण नहीं थी। बाकी गांधी जी ने हिंद स्वराज में महात्मा गांधी जी ने रेलवे की आलोचना इन्हीं 3 कारणों पर की थी, ठीक है। याद रखिएगा, 1909 में गुजराती भाषा में इन्होंने लिखी थी हिंदू स्वराज। इस पुस्तक में गांधी जी आधुनिक सभ्यता की आलोचना करते हैं, ठीक है। तो ये सब पूरा बात है, 3 सही है, 1 2 3 सही है, चौथा सही नहीं है। अगला है, बार बार इसको पूछता है एग्जामों में, ये रट जाइए इसको किस तरीके से। पावना आंदोलन, एकता आंदोलन, संथाल आंदोलन, ताना भगत। कुछ याद नहीं होना चाहिए, संथाल आपको याद होना चाहिए, 1855 से 56 में है, तो एक हो गया। सी का पहला किस में है? तो सी का पहला सिर्फ इसमें है, तो यही वाला सत्य हो जाएगा, मगर एक आपको आना चाहिए तब। एका आंदोलन बहुत बाद में हुआ है, तो उसको 1922 में एका आंदोलन हुआ था अवध वाले क्षेत्र में, 3 हो गया, ठीक है। ताना भगत कब हुआ था और पावना कब हुआ था? तो पावना विद्रोह 1914 में हुआ था, ठीक है। पावना कित कब हुआ था? तो पावना जो हुआ था 1914 में नहीं हुआ था, पावना कब हुआ था बताइए? पावना विद्रोह 1873 में हुआ था, 73 से 76 में हुआ था, याद रखिएगा, इससे 2 हो जाएगा पावना का। और ताना भगत कब हुआ था? ताना भगत हुआ था 1914 में, ठीक, 4 हो गया। तो 2 3 1 4 इसका सही है, 2 3 1 4, बी आंसर सही है, 2 3 1 4, ठीक है। तो पावना विद्रोह जो हुआ था 1873 में हो गया था, ताना भगत हो गया था 1914 में, और संथाल विद्रोह जो 1855 से 56 में, एक आंदोलन जो हो गया था 1922 में, ठीक है। तो इसका जो है बी आंसर सही था। अगला है, सूची 1 में सूची 2 से मिलाना है। लक्ष्मीबाई हैं, तात्या टोपे हैं, नाना साहब हैं, और कौन है? तो नाना साहब हैं और बहादुर शाह है। तो कौन किससे कहाँ पे निर्वासित कर दिया गया था इनको? तो लक्ष्मीबाई को क्या हुआ था? युद्ध में मारी गई, 4 हो गए। तात्या टोपे को क्या किया गया? तो तात्या टोपे को गिरफ्तार हुए और फांसी से लटका दिया गया। नाना साहब को क्या किया गया? तो नाना साहब को नेपाल पलायन कर दिया गया, नाना साहब को नेपाल भेज दिया गया, और बहादुर शाह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, 1 हो गया। तो 4 3 4 2, नहीं 4 3 होगा, नहीं, गिरफ्तार हुए, फांसी दे दी गई इनको, 4 3 2 हो जाएगा नेपाल। 4 3 2 1 है, ठीक है, 4 3 2 1, ठीक है, 4 3 2 1 इसका सी वाला जो आंसर है 51 का, यही सत्य होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि प्रार्थना समाज के बारे में बताना है क्या सत्य है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे, आत्मारंग पांडुरंग ने किया था 1867 में। आत्मारंग पांडुरंग ने किया था इसका समर्थन, वो पांडुरंग ने स्थापना की थी। प्रार्थना समाज ने हिंदू धर्म में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई थी, और हिंदू समाज में सुधार करने का प्रयास इसने किया था। इसका जो था प्रार्थना समाज का एकेश्वरवाद में बहुत ज़्यादा विश्वास था, तो इसका उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार करना था, पहला, ठीक है। यह महाराष्ट्र में आधारित था, महाराष्ट्र पे आधारित था, तो महाराष्ट्र में आधारित है ये, ठीक है, महाराष्ट्र में ही इसका जो है आरंभ हुआ था, ठीक है। तीसरा, इसका विश्वास एकेश्वरवाद था, तो ये भी ठीक है। इसने ब्राह्मण समाज से को बहुत प्रभावित किया। तो क्या इसने ब्राह्मण समाज को बहुत प्रभावित किया? तो नहीं, इसने प्रभावित नहीं किया। 1 2 3 इसका सही है, सी आंसर, ठीक है, ठीक है। याद रखिएगा, इसने केसरवाद में गहरा विश्वास था इसका। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह और जाति व्यवस्था का विरोध किया इसने। स्त्री शिक्षा में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने, लड़के लड़कियों की आयु सीमा में वृद्धि की मांग की शादी वादी के लिए। तो 1 1 2 3 इसका सत्य आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है इसमें। तो ए पांडुरंग है, दयानंद सरस्वती है, राजा राम मोहन राय है, विवेकानंद है। तो कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है?
तो बताना है आपको। तो जो पांडुरंग है प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, ऊपर ही हमने देखा है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की, राजा राम मोहन राय जो थे आदि ब्रह्म समाज की। तो राजा राम मोहन ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे केशव चंद्र सेन थे, केशव चंद्र सेन थे। बाकी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। सी वाला इसका गड़बड़ है, 53 का जो सी है वो सही है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन 1928 में, परमहंस मंडली 1849 में दादोबा पांडुरंग ने, आदि ब्रह्म समाज 1866 में देवेंद्र नाथ टैगोर थे। तो आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन नहीं थे, देवेंद्र थे, देवेंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है, याद रखिएगा देवेंद्र नाथ टैगोर थे इसके। तो ये गलत हो गया, सी वाला गड़बड़ हो गया। अगला है, निम्न युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है बताना है। तो हंटर आयोग कब आया था? हंटर आयोग के बारे में बताना है, कब आया था? बुद्धिस्ट हंटर आयोग कब आया था? 1882 में आया था, ये ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था, ये भी ठीक है। सार्जेंट शिक्षा योजना जो आई थी, सार्जेंट शिक्षा योजना, ये 1944 में आई थी, 1915 में नहीं, 1944 में आई थी। सार्जेंट शिक्षा योजना जो थी 1944 में, सी वाला इसका गड़बड़ है 94 का। बाकी जो थी हार्टोंग समिति 1929 में, हार्टोंग समिति 1929 में आई थी, ये बात भी सत्य है। तो इसका सी वाला यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। 94 का सी आंसर सही है। अगला है, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार करना है। तो बंगाल प्रकाशित जो सभा थी, बंग भाषा प्रकाशिका सभा, ये कब थी? बंगाल में इसका हुआ था 1836 में इसका गठन हुआ था। और इसके राजा राम मोहन राय इसमें जुड़े हुए थे। ठीक, संस्थापक राजा राम मोहन राय थे इसके। बंग भाषा प्रकाशक सभा, ठीक है। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी 1838 में हुई थी। और कौन किया था इसको? तो द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। इसमें जो जो लैंड होल्डर थे, जो जमींदार थे, उन्होंने मिलकर इसे किया था। अगला, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना लंदन में विलियम एडम ने की थी 1839 में, विलियम एडम ने की थी। इंडियन लीग की स्थापना जो बाद में हुई, काफी इंडियन लीग की जो स्थापना हुई थी 1875 में हुई। कौन किया इसको? तो शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी कलकत्ता में। ठीक है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 1 2 3 4 इसका सही आंसर है, इसका ए आंसर सही है। 1 2 3 4 सही क्रम में दिया भी हुआ है। ठीक है, तो इसको भी हमने सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि 1885 कांग्रेस के बनने के पहले के जितने ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हमने क्रैश कोर्स में अच्छे से किया है। तो क्रैश कोर्स मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ, उसको देख लेंगे तो आपको काफ़ी सहूलियत हो जाएगी, हर चीज़ों में काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे एग्जाम निकालने में। निम्नलिखित वर्गों में कौन सा 1905 के स्वदेशी आंदोलन का से प्रभावित रहा? तो अप्रभावित रहा है। जो 1905 में स्वदेशी आंदोलन चला था तो महिलाएं प्रभावित थी, बुद्धिजीवी भी प्रभावित थे, बाकी कृषक और मुसलमान बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं थे। तो 2 3 इसका सही आंसर है, सी आंसर सही है। कृषक और मुसलमान बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं थे, बाकी जो कृषक और महिलाएं प्रभावित थी इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बताया कि बीजी तिलक ने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र में होम रूल लीग की मुख्यालय की स्थापना की। तो बात ठीक है। होम रूल लीग आंदोलन यानी एसी केलकर नहीं जुड़े हुए थे। तो होम रूल लीग आंदोलन से एनसी केलकर नहीं जुड़े हुए थे। कौन सा सही है इसमें? तो पहला इसका सही है, दूसरा गलत है। ये भी जुड़े हुए थे, केलकर भी जुड़े हुए थे, याद रखिएगा इसको। तो एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना अडयार मद्रास में की थी। ठीक है, तो जॉन अरुंडले को बनाया इन्होंने सचिव, और एस सुब्रमण्यम अय्यर को मद्रास होम रूल लीग आंदोलन के प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एनसी केलकर सचिव बनाया गया था किसमें? तो एनसी केलकर को, जो जिसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में था, बेलगाम में स्थापना हुई थी 1916 में। बीजी तिलक ने जो जिस होम रूल लीग की स्थापना की थी उसके जो सचिव थे तिलक के होम रूल लीग में, जो जोसेफ बैप्टिस्टा को अध्यक्ष बनाया गया और एनसी केलकर को सचिव बनाया गया था। तो ये सचिव थे भाई साहब, बड़ा पद दिया गया था इनको, सचिव थे ये। तो इसलिए पहला वाला सही है, दूसरा गलत है इसमें कि वो जुड़े हुए थे किसके? तिलक के होम रूल लीग से। 58 नंबर क्वेश्चन है कि कथन और कारण नीचे दिए गए कूट के उपयोग करके निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम बताना है। तो रॉलर एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1917 में, 1919 में, चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा 1917, 1918 हो गया, अहमदाबाद 1918, खेड़ा 1918 है। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 है। ठीक है, और खेड़ा है 22 मार्च 1918। तो 22 मार्च को है 1918 में। अहमदाबाद मिल कब है? तो अहमदाबाद मिल जो है, अहमदाबाद मिल 19 फरवरी में था, ये फरवरी 1918 में। ठीक है, अहमदाबाद होने के बाद में तब जाके खेड़ा हुआ था। ठीक है,
और बाद में जो है, जो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो सत्याग्रह था 1919 में भारतीय जनता ने काला कानून कहकर आलोचना की थी, और रॉलेट एक्ट की आलोचना करते हुए सत्याग्रह प्रारंभ किया था। सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी और सत्याग्रह भी प्रारंभ हो गया था। तो कौन होगा पहले इसमें? सबसे पहले इसमें 1917 चंपारण होगा, 2 हो जाएगा। फिर से अहमदाबाद होगा, 4 हो जाएगा। फिर खेड़ा होगा, 3 हो जाएगा। फिर होगा 1। तो 2 4 1 3 सही है। 2 4 1 3, 2 4 3 1 है, 1 3 नहीं, 2 4 3 1 है। ए वाला आंसर जो इसका सही है, 2 4 1 3 1। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसको हमने क्रैश कोर्स ज्योग्राफी उसका भौतिक विज्ञान का पढ़ाया, पूरा इसमें डिटेल में दिया है। तो भौतिक विज्ञान वाला क्रैश कोर्स नहीं देखे तो उसको देख लेंगे, तो लगभग 90% भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, ठीक है। पार्सेक समय की इकाई है, तो पार्सेक जो है लंबाई की खगोलीय इकाई है, ठीक है। ये भी गलत हो गया। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता है, तो डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। हर्ट जो है आवृत्ति की है। तो बी वाला इसका मामला गड़बड़ है। पार्सेक जो है वो जो है लंबाई की खगोलीय इकाई है, ठीक है। बी वाला गड़बड़ है। 60वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन कह रहा है कि लोहे का एक गोला पारे पर तैर सकता है किंतु पानी में डूब जाता है। तो लोहे का एक गोला जो है पारे पर तैर सकता है किंतु पानी में डूब जाता है। कारण है कि लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे के अपेक्षित घनत्व से अधिक है। तो लोहे का अपेक्षित घनत्व जो है पारे के अपेक्षित घनत्व से अधिक है। तो क्या लग रहा है? पारे के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है अगर लोहे का घनत्व पानी डूब जाता हो, ठीक है। तो घनत्व तो लोहे का अपेक्षित घनत्व जो है पारे से अपेक्षित घनत्व से कम होगा, तभी वो उसके ऊपर तैरेगा, ठीक है। तो 60वें का जो है सी आंसर सही होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। तो आर गलत है क्योंकि जो लोहे का अपेक्षित घनत्व होता है पारे से कम होता है, इस वजह से पारे के ऊपर लोहे का गोला जो है पारे पर तैरता है, ठीक है। सी आंसर इसका सही है, याद रखिएगा। अगला है 61 नंबर का कि यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह से प्रभावित होता है। ऐसा क्यों होता है? तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बर्फ एक दुर्बल कुचालक है, एक जो है गरीब कुचालक है। कुचालक का एकदम से खत्म स्थिति है उसमें। कुचालक मतलब उसमें जो उसमें है आर पार होती ही नहीं है बर्फ में। तो यही कारण है। तो दोनों कथन सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका 61वें का ए आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि 62 नंबर का कि यदि मैजेंटा और पीले रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेद क्षेत्र का रंग लाल होगा। और दूसरा है कि यदि श्यान या हरिताभ नीला और मैजेंटा रक्ताभ नील लोहित रंग को वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग जो है नीला होगा। तो कौन सा सही है 62वें का? तो दोनों कथन सत्य हैं इसमें, याद रखिएगा। यदि मैजेंटा और पीले रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित क्षेत्र का रंग जो होगा लाल होगा। और यदि श्यान और मैजेंटा रंग के 2 वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो प्रतिच्छेदित रंग नीला होगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है एग्जामों में। अगला है मिश्रण के बारे में कौन कथन विचार करना? मिश्रण के बारे में 63 नंबर क्वेश्चन है। तो एक पदार्थ को किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य पदार्थ के द्रवों में विभक्त या पृथक किया जा सकता है। तो नहीं सर, नहीं किया जा सकता। एक पदार्थ को किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य प्रकार के द्रवों में विभक्त नहीं किया जा सकता, पहला गलत हो गया। दूसरा, घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण की भौतिक प्रक्रिया द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। तो हाँ, किया जा सकता है। तो बी वाला इसका आंसर जो है वही सत्य है। 63वें का बी सही है, बी वाला मामला सही बता रहा है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो धर्मी प्रदूषक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला, यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन कर सकता है, ठीक है, म्यूटेशन कर सकता है। यह मृदा में विद्यमान खनिजों को असंतुलित कर देता है। तो क्या मृदा में विद्यमान को असंतुलित कर देता? नहीं, ये नहीं कर पाता। यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा कर सकता है। तो वहाँ करता है। यह कैंसर पैदा करता है? तो करता है। तो 1 3 4 इसका सही आंसर है। सी वाला जो आंसर है वही सत्य है। 1 3 4 इसका सही है। अगला है कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन कह रहा है सूची 1 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कथन कारण नहीं है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नीला होता है, एप्सम साल्ट है, बेकिंग सोडा है और कास्टिक सोडा है। तो कौन किससे संबंधित है यही बताना है आपको। तो नीला थोथा को क्या कहते हैं? नीला थोथा को नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं? तो मैग्नीशियम सल्फेट या कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट कहते हैं इसको, ठीक है। 65वें का जो है उसको कॉपर सल्फेट कहते हैं। एप्सम साल्ट को मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। तो एप्सम जो सॉल्ट होता है उसको एप्सम साल्ट कहा जाता है, ठीक है। 3 हो गया। बेकिंग सोडा को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्स बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं कि सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है उसको कास्टिक सोडा कहते हैं, ठीक है। तो कास्टिक सोडा में क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, कास्टिक सोडा NaOH होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। बेकिंग सोडा होता है जो ब्रेड वगैरह में डाला जाता है।
सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका रासायनिक नाम NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसको बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा के नाम से जानते हैं। तो 4-3-1-2, 4-3-1-2 सही है। ठीक है, 4-3-1-2, इसका डी आंसर सही है, 4-3-1-2 सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता? किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता? तो मूल रोम कोशिका, लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है, प्लेटलेट्स में नहीं होता है, मूल रोम कोशिका में होता है, और एक केंद्रीय मोनोसाइट में भी होता है। तो 66वें का कौन सा आंसर सही है? तो 2-3 इसका सही है कि इन्हीं में नहीं होता है। बी आंसर सही है, लाल रक्त कोशिका जो है आरबीसी में और प्लेटलेट्स में नहीं होता, बाकी सब में होता है। याद रखिएगा 2-3 इसका सही आंसर है, इन्हीं में नहीं होता है। अगला है कि मानव के संतान के लिए लिंग निर्धारण स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। तो नहीं, लिंग निर्धारण में पुरुषों की मुख्य भूमिका होती है, क्योंकि पुरुषों में XY क्रोमोजोम होता है और महिलाओं में सिर्फ XX क्रोमोजोम होता है, तो ये नहीं कर सकती। अगला है स्त्रियों में 2 X गुणसूत्र होते हैं, तो ये बात सही है, 2 गुणसूत्र होते हैं, ये बात ठीक है। तो दूसरा वाला सही है, पहला गलत है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है, तो मतलब ए गलत है, आर सही है, डी आंसर सही है इसका। एक बात और याद रखिएगा कि जो स्त्रियां होती हैं और माइट्रोकैंडियल जो अनुवांशिक रोग होता है, सिर्फ महिलाएं वाहक होती हैं, पुरुष वाहक नहीं होते, ये भी याद रखिएगा। अगला है 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथन कह रहा है कि कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। तो कोई जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर पाता है। जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर पाते, उनके में हरित लवक और अन्य लवक होते हैं, मगर वो लोग प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। तो कारण है कि इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो कि हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। हाँ, ये पाया जाता है, मगर वो लोग भोजन को संश्लेषित नहीं कर पाते हैं, ये बात जो है सही है कि वो भोजन को संश्लेषित नहीं कर पाते हैं। इसमें दिया है कि भोजन को संश्लेषित कर सकते हैं, इसलिए पहला गलत हो गया, दूसरा सही है, तो इसका डी आंसर सही है। ठीक है, तो 68 का कौन सा आंसर सही है? ठीक है, तो ये संश्लेषित नहीं करते हैं, ये सही है, तो इसका डी आंसर सही है। ठीक है, सोल्यूशन अगर देखेंगे जब आप इसका, जब भी मैं टेलीग्राम पे जब इसका PDF शेयर करूंगा, तो इसमें बी आंसर लिखा है, सॉरी सी आंसर लिखा है कि ये सही है, या गलत है, तो ये नहीं है। इसका जो है कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, पहला गलत है, इसलिए ये गलत है, और आर जो है इसका सही है, इसका डी आंसर सही है, याद रखिएगा। अगला है कि जीवाणु भोजियों के संबंध में निम्न कथनों में विचार करना है। तो जीवाणु भोजी के बारे में बताना है कि जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं। तो हाँ, जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं, ये बात सही है, जो जीवाणुओं को संक्रमित कर सकते हैं। तो करते हैं भाई, जीवाणुओं को विषाणु जो संक्रमित कर देते हैं, बात सत्य है। दूसरा, जीवाणु भोगी अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। तो क्या यह अनुवांशिक प्रौद्योगिकी में यूज होते हैं? तो हाँ, होते हैं, दोनों ही कथन सत्य, इसका सी आंसर सही है। तो विषाणुओं को अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो होते हैं, जो वायरस बैक्टीरिया फेज, जिसको जीवाणु भोजी कहते हैं, बैक्टीरिया फेज कहते हैं उनको इंग्लिश में। जीवाणु भोजी ऐसे विषाणु होते हैं जो केवल जीवाणुओं के ऊपर आश्रित होते हैं और उनको संक्रमित कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, वो लोग संक्रमित कर देते हैं उसको। और इनमें DNA पाया जाता है, जो कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी में DNA प्रयुक्त होता है, या RNA होता है, जो भी होता है, दोनों ही प्रयुक्त होते हैं, RNA DNA दोनों ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन है कि AB रुधिर वर्ग का व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग से उधार ले सकता है, यानी वो सार्वभौमिक प्राप्त करता होता है। तो ये बात सही है, ये वही होता है। कारण है कि AB रुधिर वर्ग में दोनों में प्रतिजन AB A व B होता है, तो AB सत्य है। कथन और कारण दोनों ही इसका सही है, तो ए आंसर इसका सत्य है कि कथन और कारण दोनों सही है, और आर जो है ए की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिए इसमें, क्योंकि इसमें जो है, इसमें कोई भी प्रतिपिंड या एंटीबॉडी नहीं होता है। AB में एंटीबॉडी होता ही नहीं है, एंटीबॉडी नहीं बनता। ठीक है, इसीलिए जो होता है, कोई भी आदमी से ब्लड ले सकता है, किसी भी ग्रुप से। ठीक है, सब जो है ये नेता है, ये सर्वग्राही लेता है, ये सार्वभौमिक प्राप्त करता है, ये देता किसी को नहीं है, ये नेता है ये भी। और वो ग्रुप वाले क्या होते हैं? तो वो ग्रुप वाले क्या है? वो तो वो आम आदमी है, क्योंकि वो बस देते हैं, ले नहीं कुछ पाते किसी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अगला है कि हड्डियां हैं, सूची 2 से मिलाना है, हड्डियां हैं, उनका नाम है। तो हड्डियां, उनका नाम क्या क्या है, इसको बताना है आपको। ठीक है, तो उरोस्थी होता है, उरोस्थी क्या है? तो उरोस्थी जो है वो स्टर्नम नाम होता है इसका, स्टर्नम। ठीक है, 4 हो गया। जत्रुक को क्या कहते हैं? जत्रुक होता है क्लेविकल होता है। ठीक है, क्लेविकल 1 हो गया। जानुफलक जो होता है, ये टेला होता है, जानुफलक 2 हो गया। और स्कंद फलक जो होता है वो स्कैपुला होता है। ठीक है, स्कैपुला मतलब 3 हो गया।
तो 4 1 2 3 सत्य है, 4 1 2 3, 4 1 2 3 इसका डी जो आंसर है यही वाला सत्य है, 4 1 2 3। ठीक है। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन डी से रिकेट्स होता है, सही है। विटामिन के से बांझपन दिया हुआ है, तो विटामिन के से हीमोफीलिया, रक्तावरोधी, ऐंठन, ये सब होता है। ठीक है। बांझपन नहीं होता, गलत है। थायमीन से क्या होता है? थायमीन से बेरी बेरी होता है, और नियामीन से पेलाग्रा होता है। तो इसका बी वाला जो है विटामिन के बारे में मामला गलत था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बी ही है, यही सही सुमेलित नहीं था। अगला, निम्नलिखित में से कुपोषण होता है? तो कुपोषण अति पोषण से भी होता है, अल्प पोषण से भी होता है, असंतुलित पोषण से भी होता है। तीनों से कुपोषण होता है, डी आंसर सही है। अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तब भी आप कुपोषित हैं, कम खाते हैं तब भी कुपोषित हैं, बैलेंस डाइट नहीं करते तो कुपोषित हैं। ठीक है, समझ लीजिए। अगला है कि किस वर्ग की जनसंख्या जो होती है उसको कहते हैं जननांकी लाभांश में सम्मिलित किया जाता है? तो 15 से 60 वर्ष के जो आयु वर्ग है उसको जननांकी लाभांश में रखा जाता है, क्योंकि यही जो जनता है जो कार्य करती है। बाकी जो है इससे पहले वाले जितने हैं वो, और इसके बाद वाले 60 के बाद वाले और 15 से पहले वाले सब जो है इसी पे आश्रित होते हैं, और जननांकी लाभांश इसी से निकलता है 15 से 60 वाले। अतः 15 से 60 वाले जितने स्किल होंगे, जितना पढ़े लिखे होंगे, जितना ये काबिल होंगे, उतना ही जनसंख्या लाभांश देश का अधिक होगा। अगला, वर्तमान में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? तो स्थिर जनसंख्या सतत वृद्धि, स्थिर नहीं है, सतत वृद्धि भी नहीं है, तीव्र उच्च वृद्धि भी नहीं है, निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति है, मगर उच्च वृद्धि दर है इसमें भी। तो डी वाले से गुजर रही है भारतीय जो जनसंख्या वृद्धि। अगला, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन कह रहा है कि 2001 से 2011 के मध्य भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति का परसेंटेज बढ़ा है। तो हाँ, परसेंटेज बढ़ा है। कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवासी भारतीय जनसंख्या की एक प्रमुख विशेषता है। तो ये बात भी सही है, दोनों कथन सही है इसका। ठीक है, 76वें का दोनों ही कथन सत्य है, और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो ए वाला आंसर जो है सही है। इसी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्र की ओर जो प्रवास भारतीय जनसंख्या की एक प्रमुख विशेषण है, सॉरी विशेषता है, ये बात सत्य है। ए आंसर सही है, दोनों कथन सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला, कथन कारण वाला फिर से क्वेश्चन आ गया 77 नंबर का। कह रहा है कि आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। तो आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है, ये बात बिल्कुल सही है। कारण है कि वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो नहीं, सूक्ष्म पर नहीं कर रही है, वो जो है अभी देखते होंगे आप, तो रोड, रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर ध्यान दे रही है। तो वो ये सूक्ष्म आर्थिक क्रियाविधि नहीं है ये सब। ठीक है, ये दीर्घ क्रियाविधि है, दीर्घकालिक होते हैं ये, इससे काफ़ी फायदा होता है आगे चल तक, ये जो एसेट जनरेट होता है इससे। तो दूसरा गलत है, पहला इसका सही है, केवल एक सही है, दूसरा गलत है, सी आंसर इसका सत्य है। 77 का सी आंसर ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पट्टेदारी सुधार के लिए उपायों के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है। तो भारत में पट्टेदारी सुधार के लिए क्या क्या उपाय किए थे? तो लगान का विनियमन करना, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। तो क्या क्या किया गया था यही बताना है आपको। तो तीनों ही कर दिया गया था, डी आंसर सही है। तो विकास न केवल आर्थिक अपितु एक सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया है। अतः आर्थिक विकास एक बहुआयामी उपागम होता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, बहुआयामी उपागम होता है ये। और वर्तमान में भारत सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक क्रियाकलापों के साथ साथ सामाजिक आधारभूत संरचना, कौशल विकास, शिक्षा, सब पर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, तो तीनों ही सत्य, इसमें डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? चना का कौन सा रोग लगता है? तो चना को उकठा रोग लगता है, देखे होंगे, टिक्का नहीं लगता है, गलत है, पहला ही गलत हो गया, ए वाला ही गलत है। चना को उकठा रोग लगता है, उकठा। कभी कभी अब सुने होंगे घर में माता पिता और बाबा बाबा बात करते रहे होंगे कि चना उकट गइल बा। तो चना उकट गइल बा मतलब यही है कि अधिक उसमें जो है पानी आ जाता है, पानी की सिंचाई ज़्यादा हो जाती है, तो चना उकट जाता है, तो उसमें उकठा रोग लग जाता है उसको। ठीक है, तो जितनी दलहनी फसलें ज़्यादा पानी अगर उसको दे देते हैं तो वो उकट जाती हैं वो लोग। ठीक है, तो बात सही है, पहला वाला जो है सत्य। मटर के लिए बुकनी रोग होता है, तिल के लिए फाइलोडी होता है, और गन्ना के लिए लाल सड़न होता है। तो ए वाला आंसर जो 79 नंबर का, यही मामला गड़बड़ है। अगला है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताना है। तो इस योजना के अंतर्गत कृषक को वर्ष के किसी भी मौसम में उसके द्वारा किसी भी फसल की खेती के लिए 2% का एक समान दर बीमा किस्त दिया जाता है। तो ये गड़बड़ है। ठीक है, अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग जो है प्रीमियम तय किया गया है। ठीक है, बीमा समान दर से बीमा का भुगतान किया जाता है। बीमा का भुगतान जिसको प्रीमियम कहते हैं वो अलग अलग है। ठीक है, तो रबी की फसल के लिए 1.5% है, रबी की फसल 1.5% है। ठीक है, रबी की फसल के लिए। खरीफ के लिए 2% है, सॉरी 2% है, खरीफ के लिए 2% है। इसके अलावा जो है बागानी फसलों के लिए 5% है, तो बागानी के लिए 5% है, सबसे सर्वाधिक बागानी के लिए 5%। ठीक है, तो इसमें फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए 5% लगाया गया है। तो पहला इसका जो है गलत हो गया,
क्योंकि अलग अलग सीजन के लिए अलग अलग जो है एमएसपी डिसाइड होती है। कारण इसका, उसमें दूसरा क्वेश्चन दिया कि यह योजना चक्रवात एवं गैर मौसमी वर्षा में होने वाले कटाई के उपरांत घाटे के बीमा को भी, हाँ, तो कटाई के उपरांत जो है घाटा होता है किसी भी किसान को, तो उसका भी जो है भुगतान करता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो केवल दूसरा सत्य है इसका, बी वाला, पहला इसका एकदम गड़बड़ है मामला, ठीक है। पहला सही नहीं है, दूसरा कर सकते हैं, बी आंसर सत्य है इसका। तो 80 का जो है बी आंसर ठीक है। कब पूछता है इसे, कब प्रारंभ किया गया था? 18 फरवरी 2016 को, 18 फरवरी 2016 को इसको चालू किया गया था। एग्जाम में मिलान कराता है, इसको भी याद रखिएगा, 2016 में 28 फरवरी को। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो क्या है भैया? तो पहला है कि मुद्रास्फीति अत्यधिक है, तो आरबीआई जो है संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगी। तो खरीदेगी नहीं, वो बेचेगी। जब प्रतिभूतियां, मान ली मेरे पास 4 प्रतिभूति है, बाजार में महंगाई है, मेरे पास खूब पैसा है, मैं महंगी महंगी सब चीज़ें खरीद भी पा रहा हूँ, अब मेरे पास 4 जो है क्या रखा हुआ है, सरकारी प्रतिभूति रखी हुई है। सरकार जब इसको उसको बेचेगी, सरकारी प्रतिभूतियों को अगर सरकार खरीदेगी, तो जब खरीदेगी तो चार चार का, तो मान लो एक का 5,000 रुपया है, तो 4 का मुझे 20,000 रुपये सरकार देगी, तभी तो मुझसे ले पाएगी इस पर चारों प्रतिभूतियाँ। तो जो 20,000 अब उसको जब ले लिया वो, तो क्या होगा, और इसके बाद पैसा हो गया तो महंगाई और भी बढ़ा सकता है, ठीक है। तो महंगाई जब उसको अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मुद्रास्फीति हो, तो बॉन्ड को खरीदा जाता है, या शेयर को, या जो सरकारी प्रतिभूतियों को सरकार को खरीदती है, बेचती है। सरकार जो है बेचेगी प्रतिभूतियों को, जैसे बेचेगी तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास अगर 20,000 रुपया है, तो जो अगर सरकार की प्रतिभूतियाँ 10,000 की, तो मैं 10,000 की प्रतिभूतियाँ खरीद लूंगा। जैसे मैं प्रतिभूतियाँ खरीदूंगा, मेरे पास 20,000 रुपया था, 10,000 बचेगा। जैसे 10,000 बचेगा, वैसे मैं ठंडा हो जाऊंगा। जब ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा उछलते हैं लोग। जैसे आप लोग ही अगर मान लीजिए किसी शहर में रहकर तैयारी करते होंगे, तो घर से जब पैसा वैसा आता है, तो तुरंत भौकाल में रहते हैं, तुरंत एकदम से चलो ये खरीद लेते हैं, चलो वो खरीद लेते हैं। जैसे जैसे महीना बीता जाता है, लास्ट का समय आता है, तो धीरे धीरे चिरकुटाई शुरू हो जाती है। फिर आधा किलो प्याज लेके आएंगे, फिर एक पाव भिंडी लेके आएंगे, तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो मैनेजमेंट जो है लास्ट में सबसे करना पड़ता है, फिर उधार भी मांगना पड़ जाता है इधर उधर से। तो याद रखिएगा। तो वही है कि अगर पैसा आपके पास ज़्यादा है, तो आप महंगाई बढ़ा देंगे, पैसा कम है तो आप हिसाब किताब से खरीदेंगे, तो ज़्यादा महंगाई नहीं बढ़ा पाएंगे। तो मुद्रास्फीति में भारतीय रिजर्व बैंक जो है संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगा नहीं, बेचेगा। तो बेचेगा ताकि जनता उसको खरीदे, तो सरकार का पैसा चला है, प्रतिभूतियाँ लोगों के पास चली जाएँ। तो पहला जो गड़बड़ हो गया। दूसरा है कि यदि रुपये का तेजी से मूल्यह्रास हो रहा हो, तो आरबीआई बाजार में डॉलर का संभावित रूप से विक्रय कर सकती है। तो मूल्यह्रास अगर हो रहा है रुपये का अगर मूल्यह्रास हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बाजार में डॉलरों की अधिकता है, ठीक है। तो संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। तो यदि रुपये का तेजी से मूल्यह्रास हो रहा हो, तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है, ठीक है। तो विक्रय करेगा मतलब, रुपया अगर गिर रहा है तो इसका मतलब है कि जो डॉलर है वो कम है, ज़्यादा नहीं, डॉलर कम होगा तभी तो गिरेगा। रुपया ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा होता है उसका भाव कम हो जाता है। तो रुपया ज़्यादा, इसका मतलब उसका भाव कम हो गया। जैसे भाव कम हो रहा है, तो हम डॉलर का इनफ्लो मार्केट में बढ़ा देंगे। जैसे डॉलर बढ़ जाएगा, तो रुपया का जो भाव है वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा। डॉलर के बढ़ने से रुपये का जो है वैल्यू बढ़ सकती है। तो जिसकी अधिकता होती है, ये तो जानते हैं ना कि उसका रेट कम हो जाता है। तो डॉलर की अधिकता कर देंगे, तो जाके डॉलर का रेट कम हो जाए, तो रुपये का रेट जो है स्टेबलिश हो जाए, या तो कम हो जाए उससे, ठीक है, या बढ़ जाए। तो क्या होगा? तो पहला दूसरा वाला ठीक है इसमें, कि सरकार जो है, आरबीआई जो डॉलर का संभावित रूप से विक्रय कर सकती है, तो ये सत्य है। तीसरा, यूएसए द्वारा यूरोपीय संघ में ब्याजों के दरों में दरें गिरती होती, तो इससे संभावित रूप से आरबीआई डॉलर की खरीदी प्रेरित हो सकती है। तो जब यदि यूएसए में या यूरोपीय संघ में अगर ब्याज दरें गिरती हैं, ब्याज दरें कम होती है, तो वहाँ से लोग क्या करते हैं, लोन लेके अन्य देशों में, मान लीजिए वहाँ पे 2% पे लोन लिए, और भारत में आके अगर लोन बांटते हैं मान लीजिए 6% में, 6% में निवेश कहीं कर देते हैं। जब यहाँ से 2% लाए, 6% में निवेश किए हैं, तो 4% का इनको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे भाव गिर जाएगा ना यूरोपीय संघ और यूएसए के बैंकों का, तो वैसे लोग जो वहाँ से धन लेके आके दूसरे, जैसे हम भारत जैसे देशों में निवेश करेंगे। जब निवेश ये करेंगे, तो यहाँ पे डॉलर की अधिकता हो सकती है। तो डॉलर जब अधिक हो जाएगा, तो आरबीआई डॉलर को खरीदी को प्रेरित हो सकती है। तो वहाँ हो सकती है, नहीं तो डॉलर की वैल्यू एकदम से गिर जाएगी, ठीक है। तो 2-3 इसका सही आंसर है, बी वाला आंसर जो है इसका सही है, 2-3 ठीक आंसर है। अगला, भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल के निम्नलिखित में से किसके किसके प्रभावित होता है? तो जो प्रतिफल होता है, बॉन्ड यील्ड होती है, बॉन्ड यील्ड, YIELD, बॉन्ड यील्ड होती है, किससे किससे प्रभावित होती है? तो बॉन्ड यील्ड जो होती है, यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की कार्रवाई से प्रभावित होती है, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई से भी, और मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज से भी प्रभावित होती है। तो तीनों से प्रभावित होती है, डी आंसर सही है इसका। तो किसी सरकारी बॉन्ड का जो प्रतिफल होता है, ठीक है, वो जो है इन तीनों कारणों से प्रभावित होता है। अगर यूनाइटेड
स्टेट जो फेडरल रिजर्व है वो कटौती कर देता है दरों में, तो उसका भी असर पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई का असर पड़ेगा। मुद्रास्फीति एवं अल्पावधिक ब्याज का भी असर पड़ता है। तीनों का असर पड़ता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला 83 नंबर क्वेश्चन है, बैंक और प्रकार है, तो कौन सा बैंक सरकारी है, कौन सा प्राइवेट है, कौन सा निजी निजी है, या कौन सा सहकारी है, बताना है। तो इंडियन बैंक जो है सार्वजनिक बैंक है, 4 हो गया। आईसीआईसीआई बैंक जो है निजी बैंक है, 3 हो गया। सिटी बैंक जो है विदेशी बैंक है, 1 हो गया। सारास्वत सारास्वत बैंक जो है सरकार सहकारी बैंक है, ये भी बात है। तो याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है काफी। 4 3 1 और जो है 2, 4 3 1 2 सही है इसका, 4 3 1 2। ठीक है, डी आंसर सही है, 4 3 1 2 सत्य है। अगला क्वेश्चन है, किसी निम्नलिखित में से बताना है क्या सत्य है। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर का, कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है। तो यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगी। तो इसको तो मैंने कर लिया है ना हम लोगों ने, तो इसको हमने कर लिया है, ठीक है। तो अगला इसमें क्वेश्चन 84 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है। 84 नंबर कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला है नीति अनुमोदक प्रस्ताव जो होता है वो क्या होता है। तो बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दी जाए तो ये नीति अनुमोदक प्रस्ताव होता है। दूसरा है मितव्ययी प्रस्ताव, क्या होता है, तो बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए, ये ठीक है। सांकेतिक प्रस्ताव क्या है, तो बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिए जाए, तो ये भी ठीक है। लेखानुदान क्या होता है, तो बजट की मांग में पूर्ण रूप से वार्षिक वित्तीय वर्ष के लिए पारित कर दिया, ये नहीं है, डी वाला सही नहीं है इसमें। लेखानुदान क्या होता है, वोट एंड अकाउंट क्या होता है, तो ये जो है जब बजट पेश होता है और जब तक बजट पास होता है 2-3 महीने का समय लग जाता है, तो इस महीने में खर्चे चलाने के लिए सरकार को पैसा चाहिए, तो वो पैसा सरकार लेखा अनुदान मांग से निकलवाती है संसद से, तो उसको लेखा अनुदान कहते हैं। ठीक है, अगला है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद एफएसडीसी के संदर्भ में बताना है। तो यह नीति आयोग का एक अंग है, तो नहीं, ये नीति आयोग का अंग नहीं है। संघ के वित्त मंत्री इसके प्रमुख होते हैं, तो ये बात सत्य है। यह अर्थव्यवस्था के समष्टि सविवेक पर्यवेक्षक अनुवीक्षण मॉनिटरिंग करता है इसका। तो 2-3 इसका सही आंसर, इसका सी आंसर जो है वो सत्य है। 85वें का सी सही है। एनएसडीसी का जो दिसंबर 2010 में इसकी स्थापना हुई थी, एफएसडीसी की स्थापना 2010 में हुई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री इसके जो है अध्यक्ष होते हैं, ये बात सही है। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर का, चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है कि चालू लेखा घाटा क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, इसको बताना है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, तो करंट अकाउंट में जहाँ पे हम आयात निर्यात करते हैं सेवा गुड्स एंड सर्विस का, उसको ही हम कहते हैं चालू अकाउंट, चालू खाता उसी कहते हैं। तो निर्यात और आयात में जो घाटा होता है उसी को हम कहते हैं चालू खाता घाटा। तो पढ़ते हैं पहला ऑप्शन, बैंकों में खोले गए चालू खाता, चालू लेखा में जमा राशि और अधिक आहरित राशि, तो ये नहीं है। चालू वर्ष में सरकारी राजस्व से अधिक सरकारी व्यय से होने वाला घाटा, तो ये भी नहीं है। देश के कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होना, तो निर्यात से कुल आयात अधिक हो जाता है तो करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है, इसका सी आंसर सही है। सी वाला ही सत्य है इसमें, 86वें का सी आंसर सही है। ठीक है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट यही होता है। क्या होता है, क्या बताया मैंने, तो आयात निर्यात वाला जो अकाउंट होता है उसको हम करंट अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो उसी में आता है कि देश में कुल निर्यात का और कुल आयात के बीच का जो अंतर आता है, तो कुल निर्यात जो है कुल आयात से कम है तो घाटा हो जाएगा हमको। ठीक है, अगला है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में क्या सम्मिलित होता है, तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में स्वास्थ्य सम्मिलित होता है, शिक्षा भी, जीवन स्तर भी, तीनों ही सम्मिलित होता है। डी आंसर सही है, तीनों सम्मिलित होता है इसमें, याद रखिएगा। यूएनडीपी ने इसको यूएनडीपी ऑक्सफोर्ड जो गरीबी एवं मानव विकास पहल 2010 द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, 2010 से प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन 88 नंबर का, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इस तरह का एग्जाम में पूछता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो स्वाधार योजना ग्रामीण संपर्क के लिए थी, तो स्वाधार योजना ग्रामीण जलपूर्ति के लिए थी, 2 हो गया। हरियाली योजना किसके लिए थी, तो वाटर शेड मैनेजमेंट के लिए थी। ठीक है, हरियाली वाटर शेड प्रबंधन के लिए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण स्वराज के लिए थी, ग्रामीण स्वरोजगार के लिए थी, 4 हो गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना संपर्क के लिए थी, 1 हो गया। तो 2 3 4 1 इसका सही आंसर है, 2 3 4 1 इसका डी वाला जो आंसर है यही वाला सत्य है। अगला है राष्ट्रपति प्रणाली में, तो राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में इनके कदम से विचार करना है। तो इसका शासनाध्यक्ष राज्याध्यक्ष भी होता है, तो ये बात सत्य है। शासनाध्यक्ष ही इसका राज्याध्यक्ष होता है, ये बात सत्य है। दूसरा है कार्यपालिका विधायकी कार्यों में वीटो कर सकती है, तो कार्यपालिका जो है विधायकी कार्यों में वीटो कर सकती है, ये बात सत्य है। दोनों ही सत्य है, सी आंसर सही है। इसमें कार्यपालिका अलग होती है और विधायिका अलग होती है, याद रखिएगा इसमें। इसीलिए जो है कार्यपालिका विधायिका कार्यों पर वीटो कर सकती है, याद रखिएगा, दोनों सत्य है।
दोनों का कथन सही है, सी आंसर सही है। तो इसमें सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। परस्पर एक दूसरे पर अंकुश लगाने का ये कार्य करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, कार्यपालिका विधायिका विधायी कार्यों को वीटो कर सकती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही होगा इसका? तो सी वाला जो आंसर है वही इसका सही है, सी आंसर ठीक है, सी वाला। ठीक। अगला क्वेश्चन है इसका 89 90 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 1942 में जब क्रिप्स मिशन आया था उसके बारे में बताना है, क्या सत्य है? तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, तो इसमें संविधान सभा, निर्मात्री सभा में भारतीय राज्यों का सहभागिता हेतु उपबंध किए जाने थे इसमें। तो इसमें उपबंध किया गया था 90 नंबर क्वेश्चन में, बात सत्य है। दूसरा है कि ब्रिटिश सरकार ने संविधान को स्वीकार करने तथा लागू करने की जिम्मेदारी दी थी, तो ये भी बात सत्य है। तीसरा, संविधान को स्वीकार करने के संबंध में ब्रिटिश भारत के सभी प्रांतों को एक प्रतिज्ञा पत्र देना था, तो ये नहीं था। अगला, चल रहे विश्व युद्ध में ब्रिटिश भारत का पर कोई भी संसाधन प्रयुक्त नहीं किया जाएगा, तो ये भी नहीं था। पर संसाधन प्रयुक्त किया जाएगा और संसाधन में मतलब सपोर्ट करेंगे भारतीय जनता ब्रिटेन को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इसीलिए ये सब क्रिप्स मिशन आया भी था सपोर्ट करवाने के चक्कर में। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो कौन सा इसमें सही है? तो इसमें 1 2 सिर्फ सही है, पहला वाला 1 2 सही है, पहला आंसर सही है इसका। ठीक है, तो 1942 में क्रिप्स मिशन जो था, युद्ध के पश्चात संविधान निर्माण के लिए संविधान निर्माती सभा का गठन की बात कही थी इसमें। डोमिनियन उपनिवेश के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी और संघ को राष्ट्रकूट से अलग होने का अधिकार होगा, ये प्रावधान था। तीसरा था कि संविधान निर्मात्री सभा तैयार किए गए संविधान को सरकार 2 शर्तों पर लागू करेगी। पहला था, जिस भारतीय राज्यों को संविधान स्वीकार नहीं है वे भारतीय संघ के से पृथक होने के अधिकारी होंगे, अपना पृथक संविधान बनाने के लिए भी स्वतंत्र होंगे। तो यहीं पे डिवाइडेशन की बात कर दिया था इसने, इसी के अंदर छुपा हुआ है। तो मुस्लिम लीग क्यों मानेगी? तो अलग संविधान बनाएगी और अलग रहने की कोशिश करेगी वो। दूसरा था इसमें कि संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों के लिए लेकर समझौता होगा। तो समझौता तो हो ही गया था अल्पसंख्यकों को लेके, 1900 पहले से ही हो गया था ये। ठीक है, तो ये अल्पसंख्यकों को लेकर मतलब मुसलमानों को लेकर समझौता होगा, ये बात भी सत्य है। चौथा है कि उक्त व्यवस्था होने तक भारत की सुरक्षा संबंधी दायित्व है ब्रिटिश सरकार संभालेगी, जिसमें गवर्नर जनरल की शक्तियां पूर्णतः बनी रहेंगी। ठीक है, ये सब बात कही थी, मगर किसी ने इसको नहीं माना, इसको भगा दिए सब। अगला है 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, बताना है क्या सुमेलित नहीं है। तो मूल कर्तव्य जो है 4 1 में है, ठीक है। राज्य जो है 6 में है, तो राज्य 6 में है, बात सही है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य का समागम किसमें है? 13 में है। ठीक है, इसीलिए सी वाला गड़बड़ है, महान्यायवादी नहीं है। याद रखिएगा, महान्यायवादी इसमें नहीं है। महान्यायवादी किसमें है? तो भाग 5 में शायद महान्यायवादी है, जहां संघ की बात की गई तो संघ में महान्यायवादी है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है कि इसमें है कि भाग 13 में क्या है? तो भाग 13 में भारत के राज्यों के भीतर व्यापार और वाणिज्य का समागम है, तो ये सी वाला ही गड़बड़ है इसमें, सी आंसर सही है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो है भाग 14 में है, ये बात सत्य है। ठीक है, अगला है 92 नंबर का कि मौलिक अधिकार हैं और अनुच्छेद दिए हुए, तो अस्पृश्यता का 17 में है। गिरफ्तारी और निरोध के बीच संरक्षण 23 में नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता 25 में है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण 29 में है। तो गिरफ्तारी और जो निरोध की स्वतंत्रता किस में है बताइए? तो आर्टिकल 22 में है। ठीक है, 23 में क्या है? तो 23 में दिया गया है बालात श्रम एवं मानव दुर्व्यवहार पर निषेध दिया गया है इसमें, इसीलिए बी वाला गलत है इसमें। अगला है 93 नंबर का कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, बताना है। तो पहला अनुच्छेद 54, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है 54 में। ठीक है, 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। ठीक है, 60 में क्या है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं है, राष्ट्रपति की शपथ है 60 में। 61 में जो है ये महाभियोग की बात की गई है। ठीक है, सी वाला गड़बड़, यही सुमेलित नहीं है। और अनुच्छेद 123 में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति जो है डी में, तो इसका सी आंसर सही है, यही गलत लिखा है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताइए कूट की सहायता से कौन सा सही है? तो संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, तो बात सत्य है। आर के धर आयोग ने राज्य पुनर्गठन आयोग हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, तो ये भी बात सत्य है। ठीक है, अगला है पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्य के पुनर्गठन को भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, ये भी सत्य है, वो पक्ष में नहीं थी, इसका डी आंसर सही है। वो भी पक्ष में नहीं थे, याद रखिएगा, डी आंसर सही है इसका, सभी सत्य है। अगला है कि भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस किस लाभों का हकदार होगा? तो पहला कि यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है, तो हाँ वो कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस समुदाय को एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत करेंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे।
तीसरा, यह संप्रदाय समुदाय के प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ के लिए हकदार हो सकता है या लाभ प्राप्त कर सकता है। तो 1-3 सही है इसका। दूसरा वाला गलत है, 1-3 सत्य है इसका। इसका सी आंसर सही है। हाँ, वो 15 जो 15 पॉइंट कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का, उसमें वो भाग ले सकता है, उसका लाभ प्राप्त कर सकता है वो। अगला 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में सही है। तो पहला है कि वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, तो बात सत्य है। दूसरा, उसका निर्वाचन सभी निर्वाचित सांसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, ये भी सही है। तीसरा है कि यह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, तो गलत है। राष्ट्रपति निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्यों के पास मत देने का अधिकार नहीं होता, ये भी बात सही है। तो 1, 2, 4 इसका सही आंसर सही है। 1, 2, 4 सही है इसका। तो 96 का जो है बी आंसर सही है, 1, 2, 4 ठीक है। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, विधानसभा के सिर्फ भाग लेते हैं, याद रखिएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है कि अध्यादेश प्रख्यापन के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो राष्ट्रपति अस्थायी अवधि के लिए अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकते हैं, ये बात सत्य है। दूसरा है कि 200 कितने में 123 में है ना, याद रखिए कितने में अध्यादेश जारी कर नहीं सकती, कितने में। अगला है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश को संसद द्वारा इसे पुनः सम्मेलन या री असेंबली के 6 सप्ताह के भीतर अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक है। तो इसका कौन सा कथन जो है सही है बताना है आपको, कौन सा कथन सत्य है इसमें। तो दोनों ही कथन इसके सही है, सी आंसर सही है, दोनों ही सत्य हैं। और कोई भी या तो लोकसभा या तो राज्यसभा या तो कोई दोनों या तो कोई एक अगर सदन में नहीं है, तो राष्ट्रपति जो है इंपॉर्टेंट मुद्दे पे अगर जिसको टाला नहीं जा सके उसके लिए वो जारी कर सकते हैं, अध्यादेश 123 में लिखा गया है। अगला है भारतीय संसद के प्राधिकार के परिसीमन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारतीय संसद के प्राधिकार के परिसीमन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है अधिकांश महत्वपूर्ण विधियों का संसद में पूरा स्थापन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से होता है। तो अधिकांश का नहीं होता है, कुछ का होता है, पहला गलत है। दूसरा, संसद को संविधान द्वारा निर्धारित अधिकारिता के भीतर ही क्रियाशील होना होता है। संसद को संविधान द्वारा निर्धारित जो अधिकारिता है उसके भीतर ही क्रियाशील होना होता है। तो 98 का जो है केवल 2 सही है, इसमें बी वाला आंसर सही है, पहला गलत है। तो अधिकांश विधियां नहीं, कुछ विधियां जिसमें धन विधेयक है और अन्य जो राज्यों के कुछ चीज़ों में परिवर्तन करने के लिए, तो वो अनुमति लेनी पड़ती है किससे, तो राष्ट्रपति से। बाकी हर मुद्दे पर नहीं लेनी पड़ती है, कुछ मुद्दे पर लेनी पड़ती है, तो इसीलिए पहला वाला गलत हो गया। कर अधिकांश जो लिखा है उसकी वजह से गलत हो गया है वो। अगला है 99 नंबर का कि लोकसभा की कुल निर्वाचित सदस्यता राज्यों में राज्य की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर वितरित है। तो बात तो सही है। अगला है कि भारत के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा अधिरोपित निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर लगी रोक हटा दी गई। तो दूसरा भी बात सही है, दोनों कथन सही है, सी आंसर सही है। तो भारतीय संविधान के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो अधिरोपित निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन पर लगी जो रोक थी उसको हटा दी गई। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा लगाए गए निर्वाचन क्षेत्र में परिसीमन पर रोक हटा दी गई और संविधान संशोधन के बाद 2009 में लोकसभा चुनाव के लिए नए परिसीमन कानून के आधार पर किया गया था। ठीक है, 2009 में नया परिसीमन हुआ था। तो 4 बार अभी परिसीमन हो चुका है, याद रखिएगा, यूपीएससी में पूछा था इसको। अगला है 100 नंबर का कि अनुदान मांगों पर बहस के दौरान किसी मांग की मात्रा कम करने हेतु प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन से प्रवर्ग कटौती प्रस्ताव के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। तो कटौती प्रस्ताव के रूप में क्या क्या आते हैं। तो नीति विषय कटौती का अनुमोदन ये है, मितव्ययी कटौती ये भी है, प्रतीक कटौती तो ये भी है, तीनों ही हैं। इसका सी आंसर सही है, तीनों ही कटौती प्रस्ताव में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, सी आंसर सही है इसका, तीनों ही हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है कि विधानसभा की अध्यक्षता यदि विधानसभा की सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। तो अगर विधानसभा का जो अध्यक्ष है और विधानसभा का सदस्य नहीं रहता तो अपना पद वो रिक्त कर देता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष जो अपने पद से तुरंत जो है रिक्त कर देगा। तो अध्यक्ष जो तुरंत रिक्त नहीं करता है, जो नई जो विधानसभा बनेगी उसकी पहली बैठक से ठीक पहले करता है, वो पहली बैठक के ठीक पहले करता है। तो दूसरा वाला जो है तो गलत हो गया, पहला वाला इसका सही है, केवल ए आंसर सही है। 101 का ए आंसर सही है, पहला से गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें 102 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित पंछी अभ्यारण्यों को बताना है कि कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो पटना पंछी अभ्यारण्य जो है, पटना पंछी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा, पटना पंछी अभ्यारण्य। ठीक है, बाकी जो जयप्रकाश नारायण पंछी अभ्यारण्य बलिया में है, बलिया में जो सुराहा ताल भी कहते हैं, सुराहा ताल को जयप्रकाश नारायण पंछी अभ्यारण्य कहते हैं।
चित्रागुंडी पंछी अभयारण्य जो है, चित्रागुंडी कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में। उधवा पंछी अभयारण्य कहाँ है, तो उधवा झारखंड में है। तो इसमें कौन सा नहीं है पूछा, तो 3 और 4 नहीं है, इसका डी आंसर सही है, डी। 3 और 4 उत्तर प्रदेश में नहीं है, बाकी सब उत्तर प्रदेश में है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो गंगा नदी वाराणसी, गोमती नदी सुल्तानपुर, कोसी नदी गोरखपुर, तो कोसी नहीं, राप्ती नदी है। राप्ती नदी गोरखपुर में, सी वाला ही नहीं सुमेलित है, बाकी सरयू अयोध्या है। तो सी वाला सही नहीं सुमेलित है, कोसी नदी गोरखपुर में नहीं, वो राप्ती नदी है। अगला है, उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि योजना, कृषि समृद्धि योजना की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 2017 में की गई थी, किसानों का आय दोगुना करने के लिए। मरु तो हो नहीं पाया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में, ठीक है। ट्रोनिका सिटी नोएडा में नहीं, गाजियाबाद में है, तो यही गड़बड़ हो गया, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में, ठीक है। सी बी वाला गड़बड़ है इसमें। बाकी प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात में है, और लेदर पार्क उन्नाव में है। बाकी सब सही है, इसका जो है बी वाला गलत है, नोएडा में नहीं, वो गाजियाबाद में है, ठीक है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो केंद्र दिया है और उद्योग दिए हैं। तो खेल का सामान कहाँ बनता है, तो खेल का सामान मेरठ में बनता है, 3 हो गया। अगला है, अगला कह रहा है कि इसमें जो है दिया सलाई कहाँ बनता है, दिया सलाई बरेली में बनता है। पीतल का सामान मुरादाबाद में बनता है। लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर में होती है। तो 3 4 1 2 इसका सही है, 3 4 1 2 इसका जो बी आंसर है, 3 4 1 2 यही सत्य है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना था उसमें, तो उसका बी आंसर सही है। अगला 107 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कोयला आधारित विद्युत संयंत्र जो उत्तर प्रदेश में है वो कहाँ पे है, तो सिंगरौली जो है उत्तर प्रदेश में है, दादरी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। याद रखिएगा, 2 और 3 इसका उत्तर प्रदेश में है, इसका बी आंसर सही है, 2 और 3 जो है उत्तर प्रदेश में है। बाकी जो डार्लीपाली जो है, डार्लीपाली जो उड़ीसा में है, उड़ीसा में है ये, ठीक है। अब विंध्याचल जो ताप संयंत्र है, ये एमपी में है, ठीक है। तो इसका बी वाला आंसर जो है सही है, बाकी सब गलत है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताना है। तो मेरठ में, कानपुर है, लखनऊ में, बनारस है। तो कौन सा अधिवेशन कब हुआ था, राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन दिया है और उसको मिलान करना है। तो कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था, जिसमें सरोजिनी नायडू जो अध्यक्ष बनी थी। लखनऊ में था अंबिका चरण मजूमदार, 1916, 1 हो गया, ठीक है। तो 4 बी का 4, सी का 1, तो बी का 4 है, सी का 1 है, ठीक है। तो मेरठ में कब हुआ था, तो मेरठ में 1946 में हुआ था, 3 हो गया। बनारस में कब हुआ था, 1905 में हो गया, 2 हो गया। तो 3 4 1 2 सही है, इसका 3 4 1 2 सी वाला जो आंसर है वही सत्य है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो क्या सही सुमेलित नहीं है, तो आला जो है बुंदेलखंड का, ठीक है। बिराह जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। कजरी रुहेलखंड का नहीं है, कजरी मिर्जापुर का है, कजरी मिर्जापुर का। सी वाला गड़बड़ है, बाकी सब चैता जो है अवध और भोजपुरी क्षेत्र का है, ये भी सत्य है। सी वाला गड़बड़ था। अगला है, उत्तराखंड के अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति रहती है, तो वर्तमान में थारू भी रहती है और बुक्का भी रहती है। बाकी खासी और राजी नहीं रहती, तो 1 3 रहती है इसमें, डी आंसर सही है। 1 3 उत्तर प्रदेश में रहती है, बाकी 2 4 नहीं रहती इसमें, ठीक है। 110 नंबर का कौन हो जाएगा, 110 नंबर का डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 संख्याओं में से प्रथम 2 संख्याओं का योग जो है, x प्लस वाई का योग जो है 45 है, और तीसरी संख्या का योग जो है, दूसरी और तीसरी संख्या का योग, तो मान लेते हैं एक्स वाई जेड पूरी संख्या है, 1 2 3 संख्या है। तो पहली और दूसरी का जो है एक्स प्लस वाई, और तीसरी का वाई प्लस जेड जो है 55 है, और तीसरी और पहली के 3 गुने का योग जो है 90 है। तो तीसरी और पहली के 3 गुने का योग जो है 90 है। तो तीसरी और पहली, तीसरी क्या है, तो जेड है, 3x हो गया, प्लस हो गया पहली और तीसरी, तीसरी क्या है, तो जेड है, तो 3z हो गया, बराबर 90 है। तो x प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 90 में भाग देंगे, 30 आ जाएगा, ठीक है। अब इस तीनों को जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 2x होगा, प्लस 2y होगा, प्लस 2z होगा। 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, बाकी 45 55 हो गया 100, और 30 130 हो जाएगा ये, और यहाँ से 2 निकल गया, तो जब भाग देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 130 में अगर भाग देते हैं तो 75 आ जाएगा ना, कि 65 आएगा, तो 65 आ जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर प्लस जेड बराबर 65 आ गया। तो हमको पूछना है कि तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या क्या है भाई, x प्लस वाई कितना दिया है, x प्लस वाई जो दिया है 45 दिया है, और ये हो गया 65, तो 65 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा, तो घटा देंगे यहाँ से, जेड का मान निकाल लेंगे, तो ये 45 जो दिया है, तो 65 में 45 जीरो हो गया, और यह 20 हो गया। तो 35 में से 45 जाएगा तो 20 बच जाएगा, तो ए आंसर सही होगा, जेड इक्वल टू होगा 20, ठीक है। जेड इक्वल टू 20 आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
अगला इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1/4 से अधिक है? तो 0.025 का अगर स्क्वायर करते हैं हम लोग तो क्या आएगा? तो ये आ जाएगा 0.0625 आ जाएगा, ठीक। बाकी इसका अंडर रूट 2 कर 1/2 मतलब कि 0.5 आ जाएगा। तो यही सबसे अधिक है, बी वाला इसका आंसर सही है, यही सर्वाधिक है। बाकी ये कम है और ये तो कम पहले से ही है, तो बी वाला आंसर सही है, क्योंकि इसको बाहर निकालेंगे जब हम करनी से तो 1/2 हो जाएगा ये, ठीक। अगला है, यदि ए की मासिक आय बी की आय से 40% अधिक है, तो मानते ए की जो आय है, मान लो बी की आय 100 है, तो ए की आय कितना हो जाएगा? 40% अधिक है तो 140 हो जाएगी। पूछ रहा है कि अब जो पूछ रहा है कि अधिक है तो बी की आय ए से कितना कम है, तो ए से हमको तुलना करना है, तो कितना कम है? तो बी, ए माइनस बी बटे में ए से ही कंपेरिजन करना है। ए माइनस बी कितना हो जाएगा? तो 140 माइनस 100 बटे में 140, 40 बटे में 140 गुणते 100, तो इससे कट गया, इससे ये कट गया, नहीं ये कहाँ कट गया, तो ये हो जाएगा 400 बटे में 14, तो हो जाएगा 200 बटे में 7, तो 7 का अगर 200 में भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 7 7 दूनी को 14 और 7 बटे 56, 4/7, 28 सही, 4/7 हो जाएगा इसका। इसका सी आंसर जो है यही सही होगा, ठीक है। अगला है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि 10 कमीज का जो क्रय 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज है, तो 10 कमीज का क्रय मूल्य, तो 10 का जो सीपी है वो 8 कमीज का एसपी है, 8 का एसपी है, ठीक है, याद रखिएगा। 10 कमीज का जो 8 का एसपी है, तो, तो निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन सत्य है इसमें, तो क्या हो जाएगा? तो अब देखिए इसमें, तो परसेंटेज लाभ कितना होता है, लाभ की तो क्या होता है, तो लाभ कितना होगा? तो लाभ होता है एसपी माइनस सीपी कर देंगे तो लाभ हो जाता है। तो लाभ किस में निकलता है? तो लाभ निकलता है हमेशा सीपी पे निकलता है, बटे सीपी होता है, ठीक है। ये लाभ परसेंटेज इंटू 100 होता है। तो एसपी कितना है, क्रय मूल्य कितना है इसका? तो जो सीपी है वो कितना है? तो जो विक्रय मूल्य सीपी दिया है वो 8 दिया है, 8 पी, और एसपी कितना दिया है? 10 सीपी, ठीक है। तो इसको एक पॉइंट मान लेते हैं, बस हम लोग इसको ए मान लेते हैं। तो ए का एसपी कितना है? तो 8 के बराबर है। तो एसपी कितना हो जाएगा अगर देखेंगे हम लोग, तो अगर सीपी निकालेंगे तो सीपी आ जाएगा 8। तो क्रय मूल्य कितना आ गया? 8। अब विक्रय कितना किए? तो 10 का किए हैं हम लोग, 10 कमीज बेचे तभी तो 10 कमीज खरीदेंगे, तो एसपी जो है 10 का है, 10 बेचे हैं, तो फायदा कितना हुआ है? 2 का फायदा हुआ है, ठीक है। कितने कितने पे हमको निकालना है? तो सीपी 8 पे निकालना है, तो 2/8 हो गया इंटू 100 हो गया, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 25% आ जाएगा, ठीक है। तो 25% का लाभ होगा इसको, ठीक है। तो 25% का लाभ होगा, ये आंसर सही है इसका, 25% का लाभ होगा, ठीक। अगला है कि यक्स वाई जेड एक काम को 12, 15, 18 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो 12, 15 और जो 18 का जो लघुत्तम होगा वो कितना होगा? तो 12, 15, 18 का लघुत्तम 180 होता है। तो यक्स वाई जेड, तो इनका हो जाएगा 180, तो 180 होगा, तो 12 का जब 180 में हम लोग वो कर देंगे तो कितना आएगा, भाग देंगे तो, ठीक है। तो यक्स का क्या है? 12 है, तो 15 बार जाएगा 180। अब वाई का 15 तो 12 बार जाएगा, और 18 का जो है जेड का जो 18 है तो 10 बार जाएगा। तो इसका 15 यूनिट एक दिन में काम करेगा, ये 12 यूनिट करेगा, ये 10 यूनिट करेगा। तो एक साथ तीनों मिलकर कितना काम करेंगे? तो 30 से 37 काम एक दिन में करेंगे ये लोग, एक लोग मिल के। तो 180 भागा 37 अगर हम करते हैं तो कितनी बार भाग जाएगी? तो जाएगी 4 बार, 4 से ही 32/37 हो जाएगा। कितने दिन में पूरा करते हैं? 4 सही 32/37 दिन में पूरा कर लेंगे। इसका ए आंसर सही है, ठीक है, ए वाला सही आंसर है इसका, कर लेंगे इसी में, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से गलत संख्या का हमको बताने, गलत संख्या कौन सी है, ठीक है। तो 1 से हमको 12 जाना है, 1 से 12 हम कैसे जा सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? तो 6 गुणते 1 करेंगे प्लस 6 जोड़ दें तो हम चले जा सकते हैं, ठीक है। 1 गुणते 6 प्लस इतना 12 चले गए। अब 12 से हमको 65 जाना है, तो 12 गुणते 5 प्लस 6 है, तो फिर यहाँ प्लस 5 करेंगे हम, तो 12/60 पर 65 हो जाएगा, तो 65 चले गए, तो दूसरा वाला 65 है। अब इसी तरह से 65 गुणते कितना करेंगे? तो 6 था, अब यहाँ 5 था, यहाँ 4 करेंगे, प्लस 4 कर देंगे, जितना है उतना जोड़ देंगे इसमें, एक कम कर देंगे। देखिए यहाँ 6 था तो यहाँ 5 हो गया, तो यहाँ 4 ही होगा ना। और फिर यहाँ 6 था तो 6 क्या है? ये तो पहला संख्या है, संख्या ये तो कोई बदलेगी नहीं,
ठीक है। बाकी ये जो है एक एक कम होता जा रहा है, 6 से 5 आया, 5 से 4 आ गया ये, तो बराबर कितना हो जाएगा? तो इसको जो हम करेंगे तो 700, ये 264 आ जाएगा। ठीक है। अब 264 गुणते 3 करेंगे और +3 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 200, तो ये जाएगा 795। अब 795 क्या करेंगे? तो 795 नहीं आएगा, कितना आएगा ये सॉरी 795 आएगा। ठीक है। अब 795 गुणते 2 करेंगे, +2 कर देंगे इसमें। ठीक है। तो अभी कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 1592। 1592, मगर 1590 इसमें दिया हुआ है, आ रहा है कितना जोड़ने पे? इसका जो गुणा करके जोड़ रहे हैं तो 1592 आ रहा है। ठीक है। तो यही डी वाला इसका आंसर गड़बड़ है, डी आंसर सही है इसका, कि जो दिया है 1590 नहीं 1592 होगा, यहाँ पे 1592 आएगा। ठीक है, यही गड़बड़ है, डी आंसर सही है इसका। अगला श्रृंखला 12, 22, 34, 48 में अगली संख्या क्या होगी? तो अगली संख्याएं क्या होंगी बताना है, तो 2 संख्या तक हमको बताना है क्या होंगी। ठीक है। तो 12 से 22 कैसे जाएंगे हम? तो 12 से 10 जोड़ देंगे तो 22 चले जाएंगे, +10 कर दिए हैं। फिर क्या किए हैं? 22 में +12 जोड़े हैं तो हम 34 पे गए हैं, +12 जोड़े हैं, +12 में फिर +14 जोड़े हैं तो 48 पे चले गए हैं। फिर 16 जोड़ देंगे तो कितने पे जाएंगे? 16, 8 2 10 हो जाएगा, तो 60 आ जाएगा। तो 48 में हमको 16 जोड़ना है ना, 8 से 14 4 आ जाएगा ना, लास्ट में 4 हो गया इसमें, तो 64 आ जाएगा। ठीक है। 64 में प्लस हमको अब जोड़ देना है 12 हो गया, 12 से यहाँ पे हम कितना जोड़े हैं? यहाँ 14 जोड़े हैं। फिर इसमें 16 जोड़ेंगे, +16 जोड़ देंगे, तो 16 जोड़ेंगे जब 64 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 64 में हम 18 जोड़ेंगे ना, तो 82 आ जाएगा। तो इसका सी आंसर सही है, 82 आ जाएगा। ठीक। तो 64 और 82 इसका अगला पद आएगा, 64 आएगा फिर 82 आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस तरह से बस की तो तिगड़ाबाजी लगा के गुणा बाकी है, इसी में कुछ ज़्यादा मामला किया नहीं है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि ABZY का CBCDWX लिखा है, और इसका संबंध है EFVU। तो बताना है कौन सा कैसे सुमेलित है इसमें। तो उसमें क्या किया है देखते हैं। तो सबसे पहले ए से सी में जाना है, तो प्लस क्या किया है? ए से सी में गया, ए से सी जाना है तो हम क्या किए हैं? +3 कर दिए हैं। ठीक है, सॉरी +2 किए हैं। और बी से हमको डी गए हैं, बी से डी गए हैं, तब इसमें +2 किए हैं। और जेड से हम डब्लू में आ गए हैं, तो जेड से जब डब्लू में आए हैं, यहाँ देखिए डब्लू है जेड है, तो क्या किए हैं? तो -3 किए हैं। जेड से डब्लू में जाने में -3 किए हैं। फिर से हम वाई से एक्स में चले गए हैं, जब वाई में से एक्स में गए तो -1 किए हैं, -1 किए। ठीक है। इसी तरीके से यही पैटर्न सीधा हमको +2 +2 -3 -1 करना है। तो इसमें हम करेंगे +2 करेंगे, ई से +2 करेंगे तो कितना जाएंगे? ई में +2 करेंगे तो EFG आ जाएगा। ठीक है, जी आ जाएगा। एफ में +2 करेंगे तो GFGH आ जाएगा। ठीक है। और भी में -3 करेंगे तो वी में -3 करेंगे तो यस आ जाएगा, ये जी है। और यू में बी में -3 किए हैं। ठीक है। अब भी में -1 करेंगे, यू में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो टी आ जाएगा, तो GHST होगा, GHST ए वाला इसका आंसर जो है वही सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि यदि Z = 26 है तो नेट = 39 है, तो नट क्या होगा? जब Z = 26 है तो नेट है, तो नेट का 3 है, तो यन में क्या जोड़े हम? यन 14 हो गया, और ई जो है कितना हुआ है? 5 हो गया, प्लस टी कितना है? तो टी 20 हो गया, तो 39 आ गया है। तो नट क्या होगा? तो नट है, तो नट हो गया 14 + 21 हो गया यू का, प्लस हो गया 20 हो गया टी का, तो कितना आ गया है? तो 55 आ गया है। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? सी वाला 55 हो जाएगा इसका। ठीक है, नट = 55 हो जाएगा। अगला है कि फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए राम बोलता है कि वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की लड़की है। तो फोटो में, ग्राफ में अगर राम अंकित करते हुए कहता है कि वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की दादा है, इसका पुत्र मतलब इसका पिता है, राम का पिता है ये, राम की एकमात्र पुत्र की लड़की है, तो इसके लड़की की फिर लड़की है। ठीक है। तो इसका पिता का ये राम है ये, तो इसकी बुआ की लड़की मान लीजिए, इसके पुत्र की दादा के पुत्र के एकमात्र पुत्र की लड़की है, तो लड़की की लड़की है तो इसकी भांजी हो जाएगी। ठीक है, सी आंसर सही होगा, इसकी भांजी होगी। 120वें का जो है सी आंसर सही भांजी होगी। अगला, राम उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है,
तो राम जो है, अब चला देते हैं राम जी को। राम उत्तर की तरफ 4 किलोमीटर चले, ठीक है, फिर चलता है और बाएं मुड़ जाता है। तो बाएं किधर मुड़ेगा अपने, बाएं इधर मुड़ के 6 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वो अपने दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ के फिर वो 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चला। तो अपनी प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पे है, तो अपने प्रारंभिक बिंदु से यहाँ से वो कितनी दूरी पे है, तो दूरी हमको निकालनी है ये वाली। तो 4 इधर है और 4 इधर है, तो ये पूरा टोटल कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। और पूरा ये कितना है, ये पूरा ये जो है 6 है, 6 है, 8 है, तो 8 रहे 64, 8 रहे 64, 6 36, तो ये 100 हो जाएगा। अंडर रूट 100 का मान कितना होता है, 10 हो गया इसका। तो 10 किलोमीटर दूरी पे सी आंसर चाहिए, 10 किलोमीटर दूरी पे ये डिस्टेंस निकालनी है। पाइथागोरस गोरस प्रमेय लगा देंगे, तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो निकल जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था, तो 18 फरवरी 2000 को क्या होगा। तो 97 तो 98 में जाएंगे, 97 से 98 में गए तो प्लस 1 दिन हो गया, प्लस 1 दिन, ठीक है। 98 से 99 में गए तो प्लस 1 दिन, 99 से 2000 में गए तो प्लस 1 दिन, ठीक है। तो कितने दिन का बढ़ोतरी हो गया इसमें, तो 3 दिन का बढ़ोतरी हो गया। तो मंगलवार था 18 को, तो 3 दिन बढ़ोतरी हो जाएगी। तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति और शुक्रवार, तो क्या आएगा आंसर, तो इसका आंसर जाएगा शुक्रवार, सी आंसर चाहिए, शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है। कोई लीप ईयर नहीं आया था इसलिए शुक्रवार हो गया, कहीं लीप ईयर आ जाता तो 2 बढ़ा देते वहीं पे। अगला क्वेश्चन है कि एक रेलवे स्टेशन से पूछताछ कार्यालय से किसी यात्री को बताया गया कि 15 मिनट पहले दिल्ली के लिए ट्रेन जा चुकी है। तो 15 मिनट पहले जा चुकी है, ये पहले जा चुकी है, अब जाके 15 मिनट पहले, मतलब 15 मिनट पहले गई, चली गई ट्रेन, ट्रेन गई 15 मिनट पहले। अब 15 मिनट पहले, अब व्यक्ति पूछ रहा है, पूछताछ में अब पूछ रहा है, पूछताछ, ठीक है। 15 मिनट पहले चली गई है, 15 मिनट बाद जाके पूछताछ में पूछ रहा है ये व्यक्ति, ठीक है। तो तब क्या पूछताछ क्या बताता है कि 15 मिनट पहले जा चुकी है, परंतु 45 मिनट बाद दिल्ली के लिए ट्रेन छूटेगी। तो परंतु प्रत्येक 45 मिनट में छूटती है, तो 15 मिनट तो बीत ही गया इसका। तो 45 मिनट छूटती है, मतलब आधा घंटे में और छूट जाएगी, तो 30 मिनट और लगेगा, 30 मिनट और लगेगा, तो ट्रेन यहाँ से नहीं छूटेगी, नहीं छूट जाएगी ट्रेन। दिल्ली से ट्रेन छूटती है, तो अगली ट्रेन 8:30 रात्रि पर छूटेगी। तो अगली ट्रेन रात्रि में 8 बजे, 8 बजे 30 मिनट छूटेगी। तो उस यात्री को उक्त सूचना कितने बजे दी गई थी, तो 8 बजे छूटेगी, तो आधा घंटा पहले छूटेगी, तो ये जो है 8:30 बजे यहाँ से छूटेगी। तो कब ये सूचना इसको दी गई है, तो 30 मिनट पहले दी गई थी ना इसको। तो 30 मिनट पहले यहाँ पे पूछताछ कर रहा था, 8 बजे पूछ रहा था वो, 8 बजे रात को पूछ रहा था वो, तभी 15 मिनट पहले चली गई। यहाँ से 15 मिनट ये जोड़ दो और 30 मिनट ये जोड़ दो, तो 45 मिनट बाद फिर नई ट्रेन चलेगी ना, तो 8:30 पे चलेगी। तो 15 मिनट पहले ही चली गई थी वो, और 30 मिनट ये जो 30 आधा घंटा बाद चलेगी, तो 8:30 बज जाएगा। तो 8 बजे पूछ रहे थे उसको, बी आंसर सही है इसका, 8 बजे पूछा जा रहा था, 8 बजे वो पूछ रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें गिनना है कि दिए गए चित्र में वर्ग की संख्या कितनी, कितने वर्ग हैं इसमें। तो गिन लेते हैं कितने वर्ग हैं। तो पहला वर्ग है, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, छठवा वर्ग, 6 तो नॉर्मली है। फिर एक वर्ग ये हो गया 6, एक ये हो गया 7 वर्ग हो गया, प्लस फिर यहाँ से गिनेंगे और ये वाला एक हो गया, 8 हो गया, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो एक ये वर्ग ये भी है छोटा वाला, तो 9 वर्ग, तो 9 वर्ग होंगे, इसे डी आंसर सही, 9 वर्ग होंगे इसमें, डी आंसर सही है इसका। अगला है, इसमें कह रहा है कि विद्यार्थी की एक पंक्ति में राम, राम जो बाएं से 11वें स्थान पे है, तो बाएं से 11वें स्थान पे राम है, तथा दाएं, तथा सीमा दाएं से, दायां से 7वें स्थान पे, सीमा जो है दाएं से 7वें स्थान पे है, 7वें स्थान पे है। तो यदि वो अपना स्थान बदल लेते हैं, तो राम बाएं से 15वां हो जाता है। तो स्थान बदल लिए तो राम यहाँ चला गया, तो राम गया 15वां हो गया, बाएं से 15वां हो गया, यहाँ पे राम बाएं से 15वां हो जाता है। तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 15वां हो गया, तो 7वें पे कौन थी, तो 7वें पे सीमा थी यहाँ पे, तो उसके पहले कितने लोग थे, 6 लोग थे। अब क्या हुआ कि अब 6 लोग इधर रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि अब राम इधर आ गया है, और 15वां हो गया, तो 14 लोग इधर हैं, मगर ये दोनों कॉमन है, राम एक अभी गिना है इसको। तो टोटल कितने लोग होंगे, तो 14 लोग इधर हैं, राम के पीछे 14 लोग हैं, और राम के आगे जी 6 लोग हैं, क्योंकि सीमा 7वें पे थी, तो 6 लोग पहले थे, एक जो सीमा खुद थी, तो प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 21 लोग पूरा हैं, ठीक है। सी आंसर सही है, ये कॉमन इसको नहीं गिने, क्योंकि 14 लोग यहाँ पे गिने ना इसके साइड में, और 6 लोग इधर से गिने, तो एक बीच में जो राम बैठा है उसको गिनना भूल गए, तो 6 उसको एक एक इसलिए उसको जोड़े हैं, तो 21 हो गया, इसका सी आंसर सही है, 21 लोग हो गए 125वें का, जो है सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल
भारत का संयुक्त नेपाल भारत संयुक्त आयोग की बैठक के संबंध में बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं बताना है, तो इस आयोग की बैठक 5 से 6 जनवरी में की गई। तो 4 से 5 हुई थी, 5 से 6 नहीं हुई थी, 4 से 5 हुई थी, इसीलिए गलत है पहला वाला ही। काठमांडू में हुई थी, बात सही है। बैठक नेपाल ने भारत को बिजली निर्यात करने का समझौता किया, ये भी ठीक है। डी है, भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय जयशंकर कर रहे थे, ये भी ठीक है। सबसे ये पहला ही गलत है। अगला है कि फरवरी 2024 में फिट इंडिया मूवमेंट का जो ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था, तो फिट इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव को बनाया गया था। बी आंसर सही है इसका, नरेंद्र कुमार यादव को बनाया गया था। अगला है कि जो महिला प्रीमियर लीग है 2024 का, निम्नलिखित में विचार करना है, बताना है क्या सही है इसमें महिलाओं के लिए। तो महिला प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण था, तो हाँ दूसरा संस्करण था। महिला प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स विजेता हुई, तो दिल्ली कैपिटल नहीं जीती थी, वो जीती थी आरसीबी। ठीक है, आरसीबी जीती थी, इंपॉर्टेंट है, आरसीबी जीती थी। पहला सही है, दूसरा गड़बड़ हो गया। केवल एक सही है, 128वां का ये आंसर सही है। तो इसमें लिखा है गलत उत्तर बताना हमको, यहाँ गलत लिखा है, तो ए वाला सही है मगर गलत कौन है, तो बी दूसरा गलत है इसमें। इसका बी आंसर सही होगा, दूसरा गलत है। गलत क्वेश्चन पूछा था। बजट 2024-25 का पूछ रहा है, इसको हम नहीं करेंगे, हम लोग 25-26 वाला बजट का देखेंगे करंट अफेयर्स में, ठीक है, काट देते हैं इसको, नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फ्रंटियर है दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, ये बात सत्य है। एरावत है, एरावत भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है, 4 हो गया, ये 1 हो गया। पीएसएलवी जो C57 है, क्या है ये, तो पीएसएलवी सी जो C60 आदित्य 11 को भेजा गया, इससे 3 हो गया। और LVM3M4 जो है ये चंद्रयान 3 से संबंधित है, 2 हो गया। तो 1 4 3 2 सब है, 1 4 3 2 इसका जो बी आंसर सही है, चंद्रयान 3 से संबंधित है LVM3M4, ठीक है। तो सी वाला इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सर्वेक्षण जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का परिणाम घोषित किया, तो इसमें क्या सही नहीं है बताना है, तो सही नहीं है बताना है। तो पहला कि इंदौर और सूरत स्वच्छ शहर के नाम में घोषित हुई, बात सही है। महाराष्ट्र सबसे स्वच्छ प्रदेश के रूप में घोषित किया गया, ये भी ठीक है। अगला स्वच्छ प्रदेश की सूची में यूपी 9वां स्थान पर प्राप्त किया, ये भी ठीक है। अगला प्रयागराज की घोषणा शीर्ष गंगा नगर के रूप में की गई, तो शीर्ष गंगा नहर को वाराणसी को किया गया, वाराणसी को। फिर सेकेंड पे प्रयागराज था, दूसरे नंबर पे प्रयागराज था, तो ये वाला गड़बड़ हो गया, डी आंसर गड़बड़ है इसका, बाकी सब सत्य है। अगला स्टेचू ऑफ सोशल जस्टिस निम्नलिखित में से क्या संबंधित है, यह जो है डॉक्टर अंबेडकर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी कुल ऊंचाई जो है 206 फीट है, तो ये बात सही है। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने इसका उद्घाटन किया था। दूसरा है कि इसका अनावरण विजयवाड़ा के आंध्र प्रदेश में, तो इसका जो है जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा में इसका उद्घाटन किया था। तो दोनों ही कथन सत्य है इसका, 1 2 दोनों सही हैं, तो इसका सी आंसर सही है। विजयवाड़ा के आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी ने इसका उद्घाटन किया था, दोनों ही कथन सही है। अगला है कि फरवरी 2024 में 9वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2024 अरुंधति सुब्रमण्यम को प्रदान किया गया, और इस पुरस्कार में 5 लाख रुपया की धन राशि प्रदान की जाती है, तो 5 लाख नहीं 1 लाख दिया जाता है, ये गलत हो गया। केवल एक सही, इसमें ए आंसर सही है, ठीक है, अरुंधति सुब्रमण्यम को पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि IREC को द एसेट ट्रिपल एंड अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 का सर्वश्रेष्ठ हरित ब्रांड कारपोरेट पुरस्कार प्रदान किया गया, तो पहला सत्य है। दूसरा कि जो REC है कंपनी की स्थापना 2001 में हुई थी, तो REC की स्थापना जो है 1969 में हुई थी, याद रखिएगा 1969 में। यह एक अग्रणी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, जो कि क्या है, तो REC जो है महारत्न कंपनी है, महारत्न है REC, इंपॉर्टेंट है, गलत है ये वाला, केवल एक सही है इसमें, ए वाला इसका सही है, केवल एक सही है। 1969 में इसका गठन किया गया था। अगला है कि 59 नंबर का जो 135 नंबर क्वेश्चन है कि 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2023 में जगत गुरु राम भद्राचार्य संस्कृत में और गुलजार के उर्दू कवि प्रदान किया गया, ठीक है। तो पहला गलत है, इनको प्रदान किया जगत गुरु और राम भद्राचार्य को गुलजार को प्रदान किया गया, ये बात सत्य है, मगर ये 58वां था, 59वां नहीं था, 58वां था, इसीलिए गलत हो गया पहला। दूसरा कि यह पुरस्कार 1960 से प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जा रहा है, तो 1960 से नहीं, पहला पुरस्कार 1965 में दिया गया था। पुरस्कार की स्थापना 1961 में भारतीय साहित्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार 1965 दिया जा रहा है, और पहला पुरस्कार श्री शंकर कुरूप को दिया गया था, श्री शंकर कुरूप को दिया गया था, शंकर कुरूप, ठीक है। तो 165 नंबर का क्वेश्चन ये है, तो दोनों गलत है, इसका डी आंसर सही है, इनमें से कोई सत्य नहीं है, ठीक है। अगला है कि
भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने पेराई के सत्र में 2023-24 के लिए गन्ने की औसत प्रजाति का मूल्य 350 रुपये से बढ़ाकर 370 रुपये कर दिया, कुंटल कर दिया। ये बात सत्य है। 300 कुंटल कर दिया, ये बात सही है। दूसरा है कि निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पेंशन की धनराशि 500 रुपये से बढ़ा के 1000 रुपये कर दी गई है। तो 500 से बढ़ा के 1000 रुपये कर दी गई है, ये बात सत्य है। दूसरा सत्य। तीसरा, कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत जो है धनराशि को 15,000 से बढ़ा के 20,000 नहीं 25,000 कर दी गया है। 25,000 किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तीसरा वाला गलत हो गया। 1-2 सही है, इसका ए आंसर सही है। अगला है केंद्रीय बजट 2024-25 के बारे में नहीं देखेंगे हम लोग। अगला देखेंगे हम लोग 25-26। अंतरिम बजट देखेंगे 25-26, इसको नहीं देखेंगे। अगला है कि राष्ट्रीय आरोग्य मेला के बारे में बताना है, क्या सत्य है क्या असत्य है बताना है। राष्ट्रीय आरोग्य मेला के बारे में क्या असत्य है। तो इसका मेला का आयोजन 104 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। इस मेला का आयोजन दिल्ली सरकार द्वारा किया गया था, ये सत्य नहीं है। इस मेला का आयोजन जो था भारत सरकार ने किया था, ये गलत है। इस मेला के लिए आयुष मंत्रालय जो है नोडल एजेंसी थी। इसका उद्देश्य देश की समृद्ध उपचार पद्धति के महत्व को रेखांकित करना है, ठीक है। तो इसका बी वाला जो आंसर है यही सही नहीं है, बाकी सब सही है। अगला है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के विषय में क्या कथन सही नहीं है। तो इस समिट का आयोजन जो है प्रतिवर्ष दुबई में किया जाता है, तो ये बात सत्य है। इस बार की थीम थी भविष्य की सरकारें और उसका आकार देना, ये भी सही है। इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था, तो इस समिट को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था, ये बात सही है। डी है कि भारत, तुर्की, कतर और अमेरिका अतिथि देश के रूप में शामिल थे। तो अतिथि देश के रूप में कौन कौन शामिल थे। तो भारत, तुर्की और कतर शामिल थे, अमेरिका नहीं था इसमें, इसलिए गलत हो गया। इसका डी आंसर जो है सत्य है, ठीक है। तो दोबारा से हम इसको अपलोड कर दे रहे हैं। काफ़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में, प्लीज़ सपोर्ट थोड़ा कर दिया करिए अगर चाहें आप तो अभी वो वाला गड़बड़ हो गया था, उसका स्क्रीन सही से नहीं आ रही थी, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था, ठीक है। तो 140 क्वेश्चन हो गए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।